हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट, अब चैप्टर 11 स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर 11 बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। एक छोटा सा आपका चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इस चैप्टर में आपको डी ब्रॉगली, प्रकाश विद्युत प्रभाव और आइंस्टीन का समीकरण, 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्दावली। 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे कि 4 लेक्चर में एक दिन में यदि चाहूँ तो पूरा कंप्लीट कर दूँ, है ना। लेकिन बच्चों इसको मैं एक एक छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोज लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँगा, और यदि आप चाहेंगे तो एक रिवीजन के रूप में एक ही चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा। बिल्कुल चिंता ना करें। फिलहाल अभी आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आज हम कुछ बेसिक के बारे में सीखेंगे। जैसे आपके चैप्टर स्टार्ट होते ही सबसे पहला आपका जो शब्द आता है बच्चों विद्युत विसर्जन की, कि ये विद्युत विसर्जन है क्या। तो यदि हम वायु या गैस में विद्युत का प्रवाह कर दें, विसर्जन मतलब छोड़ देना, त्याग देना, तो ये जो प्रक्रिया है विद्युत विसर्जन कहलाता है। हमारे पास वायु है या गैस है, उसमें बच्चों हम विद्युत प्रवाह कर दें, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, मतलब सिंपल है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दें और उनमें धारा प्रवाहित करें, बीच का माध्यम वायु है, तो यह जो प्रक्रिया है विद्युत विसर्जन कहलाता है। ठीक है। विद्युत विसर्जन का अध्ययन कई वैज्ञानिकों का नाम आप सुनेंगे, जैसे फैराडे साहब जी भी विद्युत विसर्जन का अध्ययन किए, विलियम क्रुक्स ने भी किया, रुंटगेन ने भी किया, जिसे रोंटजन भी कहते हैं। रुंटगेन यानी रोंटजन वही है, कंफ्यूज मत होना कि रोंटजन कहाँ से आ गया। तो विलियम क्रुक्स, फैराडे, है ना, जे थॉमसन आदि कई वैज्ञानिकों ने विद्युत विसर्जन संबंधित अध्ययन किया। लगभग लगातार कई लोग प्रयास किए, लेकिन सबके सब सक्सेस नहीं हुए। सबसे पहले हमारे क्रुक्स साहब, विलियम और एवं क्रुक्स दोनों अलग अलग हैं। विलियम क्रुक्स नाम जोड़ दिया गया क्योंकि 2 व्यक्ति मिलकर ये कर रहे थे। जैसे फैराडे साहब आए, रोंटजन साहब आए, जे थॉमसन, ये सब लोग अपना प्रयास जारी रखे। ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया। लेकिन विद्युत विसर्जन में वैसे सबसे पहले सफल किसका रहा, तो विलियम क्रुक्स का जो प्रयोग था सबसे पहले सफल हुआ। उन्होंने बताया भाई कि कैथोड किरणें होती है दुनिया में, जो कि एक प्रकार से ऋणावेशित होता है, और उन्हीं के आधार पर आगे चलकर कैनाल किरणें यानी एनोड किरणों की खोज हो गई। तो विद्युत विसर्जन के कई सारे प्रयास फेल भी रहे, लेकिन सर्वप्रथम विलियम क्रुक्स जी का जो प्रयोग था बिल्कुल वो सफल रहा। चलिए कोई बात नहीं। तो फिलहाल विद्युत विसर्जन की यदि बात करें तो विद्युत विसर्जन तो समझ गए कि वायु या गैस में सीधा विद्युत यदि प्रवाह कर दिया जाए वो विद्युत विसर्जन कहलाता है। अब यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ कि हमारे जो विलियम क्रुक्स का आप लोग पढ़े होंगे भाई साहब, विसर्जन नलिका संबंधित कैथोड किरणों की खोज आपने पढ़ा 11th क्लास में। सबको पता है कैथोड किरणों की खोज के लिए हमारे विलियम एवं क्रुक्स ने एक निर्वात ट्यूब ले लिया। निर्वात ट्यूब मतलब एक विसर्जन नलिका, एक ट्यूब ले लिया, और जिसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कोई वायु ना हो, वायु भी हो तो उसे हम निर्वात बना लेते हैं निर्वात पंप के माध्यम से, जिसे यहाँ पर वायु चूसक पंप भी कह सकते हैं। वायु चूसक पंप का मतलब है अंदर का जो भी वायु है उसे ये चूस लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है, जिससे अंदर जो है निर्वात पैदा हो जाता है। निर्वात मतलब किसी भी प्रकार का अन्य माध्यम नहीं है, ना तो अंदर कोई कण है और ना ही कोई गैस है, तो किसी भी प्रकार का पार्टिकल्स नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वायु चूसक पंप लगा देते हैं। ये मैनोमीटर बच्चों एक प्रकार से मापक है, इसकी सहायता से हम, पंप की सहायता से अंदर पूरा का पूरा निर्वात कर लेते हैं। फिलहाल ये जो कांच होता है बच्चों, इसका जब विसर्जन नली लिया गया, ये लगभग 30 सेंटीमीटर का था, 30 सेंटीमीटर लंबा। कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। और यदि इसकी व्यास की बात की जाए, मतलब चौड़ाई बच्चों इस प्रकार से ये 3 सेंटीमीटर था। मतलब निर्वात नली भी इतना भी चौड़ा लंबा नहीं था कि भाई साहब घर के बराबर इतना बड़ा विसर्जन नली ले लिया। ठीक है। आपका लगभग पेन 14 सेंटीमीटर होता है, तो डबल पेन है ना, एक पेन ये लगा दो इतना, है ना, कुल मिलाकर के कॉपी के बराबर ये एक हमारा ट्यूब था। 3 सेंटीमीटर व्यास, समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो एक छोटा सा पाइप ले लो, 0 हार्स का जो चलता है ना, उसके बराबर मोटा। तो इन्होंने विसर्जन नली ले ली। विसर्जन नली में यदि हम देखें कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, तो बच्चों 30 सेंटीमीटर लंबी थी और 3 सेंटीमीटर व्यास वाली नली थी। इसमें एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं,
ये एक ये इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, एक हमारा कैथोड है और एक एनोड है। तो 2 इलेक्ट्रोड लगा लिया और वायु चूसक पंप की सहायता से या निर्वात पंप की सहायता से इसके अंदर के वायु को बाहर निकाल दिया, बिल्कुल बाहर निकाल दिया। वैसे तो पहले बिना मतलब वायु चूसक पंप के सहारे या कि बिना एक प्रकार से निर्वात पंप के उन्होंने पहले ही दाब कम किए बिना ही प्रयोग किए। जैसे भाई निर्वात नली ले लिए और बोला कि हाँ यार इसमें से विद्युत विसर्जन करते हैं फिर देखते हैं, तो उन्होंने कुछ दिखा ही नहीं, अंदर कुछ नहीं दिखा। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा यदि दाब को अत्यंत कम कर दिया जाए, दाब को यदि अत्यंत कम कर दिया जाए, फिर इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर लगाया जाए, तब उन्होंने देखा कि हाँ भाई साहब कुछ ऐसी किरणें हैं जो कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चल रही हैं। तो हमारे विलियम क्रुक्स जी ने एक निर्वात नली ले ली जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर बच्चों और चौड़ाई लगभग यानी व्यास 3 सेंटीमीटर का व्यास है। इसके अंदर एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड लगा दी और वायु चूसक पंप की सहायता से अंदर का वायु पूरा बाहर निकाल दिया, जिससे अंदर निर्वात हो गया। और वायु दाब से यहाँ पे दाब मापी है, वायु दाब मापी, जिससे नोट कर लिया कि हाँ अंदर का दाब कितना है। फिर इन प्रेरक कुंडली, जैसे यहाँ पे प्रेरक कुंडली, इसके माध्यम से दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विभवांतर लगाया। तो देखा कि भाई साहब यदि सामान्य दाब है, अंदर का जो दाब है उस सामान्य दाब है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो मध्य वायु में से भैया विसर्जन नली में से विसर्जन नहीं हो रहा है सामान्य दाब पर, किंतु फिर विसर्जन नलिका के अंदर दाब को अत्यंत कम कर दिया। कितना दाब कर दिया बच्चों? 0.001 mm, ठीक है, 0.001 mm इतना दाब कम करके और फिर अंदर से प्रेरक कुंडली के सहारे दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में उच्च विभवांतर लगाया। तो भाई इन्होंने देखा कि कांच के कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कांच के इसी भाग में, कांच के इसी भाग में यानी कांच की दीवार में या विसर्जन नलिका की दीवार में इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी प्रतिदीप्ता हमें दिखाई दे रही है वास्तविक रूप से, जो कि कहीं ना कहीं ये बात का सबूत देती है कि कैथोड से कुछ न कुछ निकल करके एनोड की ओर चल रही है। तो इसी से पता चला कि भाई साहब जो कैथोड किरणें हैं वो कैथोड से निकल करके, है ना, कहाँ चल रही? एनोड। अब हम बार बार कैथोड किरणें कहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से पहले इसका नाम भी नहीं था कि ये कैथोड किरण है, बस इसे कैथोड माना, इसे एनोड माना और बोला भैया यहाँ से निकल करके इधर चल रही है और प्रतिदीप्त हमें उत्पन्न। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पर्दा लगा दो, एक छोटा सा प्लेट लगा दी गई, तो देखा कि यार हाँ इसमें सतह पर जाकर के एक प्रतिदीप्त भी उत्पन्न करता है, तो कहीं ना कहीं इधर से ही चल रहा होगा, सिंपल है। तो वैसे तो ये अदृश्य होती हैं, जो कैथोड किरणें होती हैं, जो कैथोड से निकलकर किरणें चल रही थी, इलेक्ट्रॉन ने नहीं चलना, वही तरंग के रूप में चलेंगी, सिंपल है। तो ये किरणें भाई अदृश्य है, लेकिन ये कैसे पुष्टि हुई? जब कांच की दीवार पर, इस निर्वात नली की दीवार पर हमें प्रतिदीप्त दिखाई दिया, तब पता चला कि वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरंग, किसी न किसी किरण के कारण ही ये हमें प्रतिदीप्त दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से सर्वप्रथम भाई कैथोड किरणों की खोज हो गई। तो विलियम क्रुक्स ने कब? भाई 1879 में विलियम क्रुक्स ने इन किरणों को आविष्कार किया था। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कब किया बच्चों? 1879 बोला ना, ठीक है, में विलियम क्रुक्स, दो साथ में वैज्ञानिक विलियम और क्रुक्स भी मिलेगा, कहीं कहीं विलियम क्रुक्स एक साथ मिल जाएगा। इन्होंने भाई साहब कैथोड की खोज की, कैथोड किरणों की खोज की। बताया ना कि भाई साहब ये जो विद्युत विसर्जन के बारे में अध्ययन एक वैज्ञानिकों ने नहीं किया, फैराडे ने भी किया, रोंटगन ने भी किया, जे थॉमसन ने भी किया। एक वैज्ञानिकों का श्रेय नहीं है, कई वैज्ञानिक लगातार करते रहे, लेकिन कैथोड के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो विलियम क्रुक्स ने बता दिया। तो फिर से फिलहाल एक बार मैं यदि वर्णन कर दूं, 11th क्लास के बच्चे भी यदि से देखें तो अच्छा है, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है कि भाई साहब हमारे विलियम क्रुक्स साहब एक विसर्जन नलिका ले ली, है ना। विसर्जन नलिका लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर का व्यास था। इसके दोनों सिरों पर 2 एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और वायु चूसक के माध्यम से, निर्वात पंप के माध्यम से अंदर का वायु बाहर कर दिया जाता है, जिससे यहाँ निर्वात पैदा हो सके, ठीक है। और मैनोमीटर की सहायता से यहाँ के दाब का हम गणना कर सकते हैं।
अब बच्चों प्रेरक कुंडली के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विभवांतर लगाया जाता है और यदि सामान्य दाब पर देखें तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच वायु में से कोई विद्युत विसर्जन नहीं होता, मतलब यहाँ कोई भी विद्युत विसर्जन नहीं होता। लेकिन अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया जाए 0.001 mm, इतना दाब कम करने के बाद फिर से विसर्जन की गई तो देखा गया कि कुछ प्रतिदीप्त कांच के दीवार पर, विसर्जन नलिका के दीवार पर हमें दिखाई देती है। अब ये प्रतिदीप्त, ये जो रंग है वो कांच के प्रकृति पर निर्भर करता है कि कांच किस प्रकार का है बच्चों, है ना। अब ये कैथोड किरण है, इसकी पुष्टि विलियम क्रुक्स ने कर दी कि हाँ भाई कुछ ना कुछ ऐसी किरणें हैं जो कि कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जा रही हैं, उन किरणों को कैथोड किरण कह दिया। तो यह परिघटना, यह जो खोज है कब हुई, 1879 में विलियम क्रुक्स के द्वारा। कब हुआ, 1879 में विलियम क्रुक्स के द्वारा। इसके बाद जे टॉमसन जी भी अपने प्रयोग को भैया आगे चलाते गए और फिर इलेक्ट्रॉन और उसके द्रव्यमान में एक अनुपात का मान निकाला कि E/m का मान किसने, जे टॉमसन ने। किसने बच्चों, जे टॉमसन ने। इसी के प्रयोग के आधार पर जे टॉमसन भी हमारे आगे बढ़ते गए अपने प्रयोग में। जे टॉमसन द्वारा E/m का मान दिया गया, E/m का मान दिया गया 1.7589 इंटू 10⁻11 कूलाम। ये भाई जे टॉमसन द्वारा दिया गया। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का वैल्यू कितना होता है, आवेश का मान कितना होता है, इसके लिए 1913 में वैज्ञानिक हमारे आए मिलिकन साहब और तेल बूंद का प्रयोग किए। सबको पता है तेल बूंद का प्रयोग, ठीक है। तो 1913 में हमारे किसने भाई साहब, वैज्ञानिक R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के लिए तेल बूंद का प्रयोग लाए। फिर उन्होंने कहा कि मूल आवेश का मान कितना होता है, किसके द्वारा दिया गया भैया, तो मिलिकन ने आया और बताया कि भाई जो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान होता है तेल बूंद प्रयोग से 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, ठीक है। ये चीज़ है, आप लोग थोड़ा सा कुछ पृष्ठभूमि में चर्चा कर रहा हूँ तो इतना पढ़ना जरूरी है बच्चों, ठीक। तो ये चीज़ें कुछ पृष्ठभूमि है कि विलियम क्रुक्स साहब जी हमारे कैथोड किरण की खोज कर दिए थे। विद्युत विसर्जन का अध्ययन भाई साहब तो सभी ने किया, फैराडे साहब भी किए, रोंटगेन ने भी किए, जे टॉमसन ने भी किए। जे टॉमसन द्वारा भाई इलेक्ट्रॉन और मास पे जो रेशियो है वो निकाल कर दिखाया गया। इसके बाद बोला गया कि भाई साहब स्मॉल m यानी कण का जो द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि m का मान कितना होता है तो 9.1, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। ये एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान है, जरूरी है, ये जरूरी है बच्चों आपके सिलेबस में, इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक एक पॉइंट आपको समझाते चलूँ। अब हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कार्यफलन की। कार्यफलन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट एक ऊर्जा का है ना, मात्रक है भाई साहब। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे यह वह ऊर्जा का छोटा मात्रक है किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है या आ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.602 × 10⁻19 जूल। ध्यान ये रखना है, यदि यहाँ पर कूलाम आ गया तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, वो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। यदि यहाँ पे जूल आ गया तभी उसे आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। नहीं तो पता चला कूलाम दे दिया और आप कंफ्यूज हो गए कि सर ने बताया था कूलाम, बता दिए भाई, लगा दिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना नहीं, या कि कंफ्यूज हो जाओ जूल दिया है और कहो यार ये तो भाई 10⁻⁻19 है, ये तो आवेश पर आवेश की वैल्यू है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो ही नहीं सकता है। जबकि बच्चे नहीं देखते कि यहाँ पर जूल है कि कूलाम है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर, 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कि 1 वोल्ट विभवांतर में यदि हम त्वरित कर रहे हैं तो कितना ऊर्जा प्राप्त की जा रही है उस इलेक्ट्रॉन को, तो भैया 1
इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ये चीज समझो। अब कार्यफलन की परिभाषा आप लोग लिखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि कार्यफलन किसे कहेंगे। जैसे हमें किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम बाहर से ऊर्जा देंगे, सिंपल है, ठीक है। जैसे किसी बच्चों को रुलाना है तो भाई उसे हम मारेंगे, हम एनर्जी खपत करेंगे। तो यदि ये धातु है, ये धातु है और धातु की सतह से हमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना है तो भाई कुछ ना कुछ उसे न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और जो हम ऊर्जा देते हैं उसे ही हम उसका कार्यफलन कहते हैं। यानी किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए बच्चों इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ना कुछ उसे एनर्जी लगेगी, इसे हम कुछ हीट देंगे, चाहे वो प्रकाश से हो, चाहे गर्म करके हो, चाहे विकिरण के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से इस पर हम एनर्जी दे सकते हैं, उसे उसका हम कार्यफलन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्यफलन। बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। ये किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस धातु का कार्यफलन कहलाता है, जिसे हम फाई नॉट से दर्शाते हैं। ये फाई है और ये नॉट दर्शा दिए तो ये कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन किसे कहते हैं? तो ये समझिए किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, कितनी ऊर्जा उसे आवश्यक है, कितनी ऊर्जा उसे चाहिए जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। और भैया एक देहली आवृत्ति भी इससे पूछा जाता है कि देहली आवृत्ति क्या है, कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश कण किसी धातु की सतह पर आपतित होती है और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है, तो जो आपतित होने वाली प्रकाश किरण है उसकी भी एक निश्चित आवृत्ति होती है। यदि उससे कम आवृत्ति हो जाए तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण किसी धातु की सतह पर आपतित हो रही है। अब धातु की सतह पर जब इलेक्ट्रॉन मतलब एक प्रकार से प्रकाश किरणें आपतित होगी तो इलेक्ट्रॉन भी आपतित होगा। वो चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि धातु में जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही है उसमें कण है, कण में इलेक्ट्रॉन है, ये सब कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फिलहाल जो भी तरंग कण के रूप में या जैसा भी प्रकाश की किरणें आपतित होती है उसकी भी एक निश्चित आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब इकाई समय में एक कंपन की संख्या। तो आवृत्ति एक फिक्स होनी चाहिए। यदि उससे कम आवृत्ति का कोई प्रकाश किरण किसी धातु की सतह पर आपतित हो तो फिर बच्चों वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित हो सकता। तो एक निश्चित या न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित न हो सके, वह आवृत्ति क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। कार्यफलन तो समझ गए होंगे कि एक न्यूनतम ऊर्जा जिससे वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, वो उसका कार्यफलन। यानी कार्य करने के लिए उस फलन को कितनी ऊर्जा चाहिए, वही तो कार्यफलन है बच्चों। फिलहाल यहाँ पर आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जूल एवं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर, तो भाई साहब उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जूल एवं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त कीजिए। तो फिलहाल यदि हम Q का मान यदि आपसे कहें तो Q का मान कितना होता है? 1.602 × 10⁻⁻19। V का मान दिया है भैया, V बराबर 100 वोल्ट। V का मान कितना दिया है? 100 वोल्ट। तो K बराबर होता है QV। तो Q का मान रख दो, V का मान रख दो, ठीक है। ये चीज आप आंसर ला सकते हो आसानी से। तो ये आपका जूल के रूप में है। यदि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है भाई साहब तो इसका इतना आप डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज़ न्यूमेरिकल है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत कम चांसेस है 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं पृष्ठभूमि आज इसलिए चर्चा किया बच्चों, आगे मैं जो समझाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस लेक्चर में बच्चों आप लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, कि कितने प्रकार से होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से 2-2 अंक के पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं समझाइए, द्वितीयक उत्सर्जक क्या है, क्षेत्र उत्सर्जक क्या है। इन सब पर केवल 2-2 अंक के रूप में टिप्पणी लिखने को आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसलिए आपको आज के इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और वैसे तो यदि मैं कहूँ तो 2 मिनट में यदि मैं समझाना चाहूँ तो आपसे याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा आप अपना माइंड प्रेजेंट रखें। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मतलब किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना। देखो शब्द से अर्थ निकालो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मतलब किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना। अब वैसे ही बच्चों कोई रोता कब है, जब उसे कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ दर्द दिया जाता है, चाहे वो मारने से हो, चाहे वो बात से हो, चाहे कोई घटना से हो। तो हम उसे दर्द देने के लिए हम अपनी भी एनर्जी कहीं ना कहीं खर्च करते हैं भाई साहब। इसी प्रकार से धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब उसको हम कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जा देंगे। सिंपल है, चाहे उसे हम गर्म करें, चाहे हम प्रकाश किरण से, चाहे पराबैंगनी किरण से, चाहे विद्युत धारा प्रवाहित करने से, किसी धातु के सतह पर, किसी धातु पर हम यदि कहीं ना कहीं से एनर्जी यदि दें तो उस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। अब जो बच्चों किसी धातु को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना है तो कहीं ना कहीं उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी ऊर्जा को हम उसका कार्यफलन कहते हैं। उस धातु का, कोई भी मेटल है, धातु है, उस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन यदि उत्सर्जित करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं, तो उस धातु को हम कहीं ना कहीं एनर्जी देंगे, कुछ ना कुछ ऊर्जा देंगे। उसी ऊर्जा को कहते हैं हम कार्यफलन। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो ऊर्जा है वो धातु की कहलाती है। तो क्या कहलाती है बच्चों? कार्यफलन कहलाती है। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 अंक में प्रश्न पूछ दिया कि भाई कार्यफलन किसे कहते हैं, तो फाइन आर्ट से प्रदर्शित करते हैं। किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे, उस धातु का हम कार्यफलन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्यफलन। तो इस प्रकार से कार्यफलन का मतलब समझ गए होंगे कि आवश्यक ऊर्जा, और यदि आवश्यक ऊर्जा उसे दे दिया जाए बच्चों तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित होने की परिघटना ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। कितना सिंपल डेफिनेशन है। यदि आप उस चीज को समझ जाओ कि किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों का निकलना, किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है, और दुनिया की कुछ भी पंचायत नहीं, केवल और केवल एक धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यह 4 प्रकार से होता है बच्चों। एक तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहा जाता है, तीसरा क्षेत्र उत्सर्जन, और चौथा द्वितीयक उत्सर्जन। तापायनिक का मतलब क्या होता है? तापायनिक, ताप देकर उसे गर्म कर दें। किसी धातु को हम गर्म कर दें, उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? उत्सर्जित होने लगते हैं। यदि किसी धातु को हम गर्म कर दें तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? उत्सर्जित होने लगते हैं। जैसे भाई यदि आप एक लोहे को आग में डाल दो, गर्म हो जाएगा, और यदि आग को छुओ तो हमें आग से निकालने के बाद लोहे को छूने से, लोहे को छूना है ना, आग को नहीं, आग में किसी लोहे को डाल दो, लोहे को निकालने पर, आग से निकालने के बाद लोहे को जब आप छूते हो तो लोहा हमें गर्म लगता है, क्योंकि वो हीट निकाल रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहे होते हैं, तभी वो गर्म लगता है। इलेक्ट्रॉन निकलना बंद तो गर्म लगना भी बंद हो जाएगा। ये सबसे पुख्ता सबूत है। आप एक लोहा, एक धातु को आग में डाल दो, अपने किचन में जाओ, चूल्हा में डाल दो, और उसे निकालने के बाद उसे टच कर दो तो उसे ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं ये गर्म लग रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो यही तो है तापायनिक उत्सर्जन। तवा में नीचे से गर्म करते हैं, तवा से भी कहीं ना कहीं एनर्जी निकलता है, उसके ऊपर रोटी डाली जाती है, कच्ची रोटी डाली जाती है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी प्राप्त करता है, तो उससे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे होते हैं बच्चों। तो यदि किसी धातु को हम गर्म कर दें किसी भी माध्यम से, मोमबत्ती से, आग से, गैस से, जिससे भी गर्म करना चाहो आप गर्म कर सकते हो, और गर्म करने के फलस्वरूप उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, यही परिघटना तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। जैसे ये हमारा धातु है, इससे नीचे कैंडल के माध्यम से गर्म किया जाता है, तो भैया इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लगते हैं, तो ये परिघटना तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। इसके कुछ गुण होने चाहिए भाई, इसका गलनांक अधिक हो। अधिक क्यों हो? कहीं ऐसा ना हो जाए जिस ताप पर हम गर्म कर रहे हैं वो पिघल जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जिस ताप पर उसे गर्म कर रहे हैं पता चला वही पिघल गया, तो पिघले भी नहीं बच्चों। तो ये जो धातु है इसका गलनांक कहीं ना कहीं अधिक हो ताकि पिघलने ना पाए। दूसरा चीज, कार्यफलन कम होना चाहिए। कार्यफलन मतलब आवश्यक ऊर्जा का मान इसे कम हो। कार्यफलन कम मतलब कार्य को संपन्न करने के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता हो। तो जितना कम ऊर्जा लगेगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। यदि आप सोचो कि ज्यादा मात्रा में, भाई साहब अब ये सब पढ़ क्यों रहे हैं,
क्योंकि इसका दैनिक जीवन में उपयोग है। फोटो सेल पढ़ोगे, इसका दैनिक जीवन में उपयोग है। किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालकर परिपथ को भी पूर्ण कर सकते हैं। किसी धातु को हम लगा देते हैं, वो कैथोड का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, एनोड की ओर जाएगा और परिपथ पूर्ण हो सकता है। चोर घंटी में सबसे बढ़िया उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में बहुत कुछ उपयोग है बच्चों इसका, इसलिए सब पढ़ना जरूरी है। और है ही क्या यार, इतना सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। तापानिक उत्सर्जन कंप्लीट। चलो दूसरा जो उत्सर्जन है जो कि बहुत ही सिंपल है बच्चों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन ये है कि जैसे ही प्रकाश किरण पड़े किसी धातु के सतह पर, जैसे ही किसी धातु के सतह पर उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण आपतित होने लगे और धातु के सतह पर जैसे विकिरण आपतित हो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, इस परिघटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। यानी प्रकाश के कारण, लाइट के कारण धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। समझ में आया? हाँ, आवृत्ति फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि एक दहली आवृत्ति, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, दहली आवृत्ति किसे कहते हैं? जैसे प्रकाश इस धातु के सतह पर आपतित हो रही है बच्चों, देखो जरा, प्रकाश इस धातु के सतह पर आपतित हो रही है, इसकी एक निश्चित आवृत्ति होती है, उसी आवृत्ति से आपतित हो तभी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग सकते हैं। अर्थात यदि कम आवृत्ति की प्रकाश किरण आपतित हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, और जितनी आवृत्ति पर वो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है उस न्यूनतम आवृत्ति को ही देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब देहली आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति है बच्चों किसी भी विकिरण की, जिस आवृत्ति पर उस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। यदि उससे कम आवृत्ति की प्रकाश किरणें इस सतह पर आपतित होगी तो फिर बच्चों वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकती। ये सिंपल है। तो यदि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, तो दी गई जो भी प्रकाश विकिरण है उसकी एक न्यूनतम आवृत्ति जिससे नीचे आवृत्ति होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ना कर सके, तब बच्चों उस न्यूनतम आवृत्ति को ही हम देहली आवृत्ति कहते हैं। फिलहाल प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति की यदि विकिरण आपतित कराई जाए या आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन उसकी सतह से निकल करके बाहर निकलने लगते हैं, चलने लगते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और बच्चों इन इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सतह से निकलकर चलने लग जाए, जो इलेक्ट्रॉन सतह से निकलकर चलने लग जाए उन इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। चलिए अगला नंबर देखो, क्षेत्र उत्सर्जक। क्षेत्र उत्सर्जक मतलब विद्युत क्षेत्र लगा दें कि किसी धातु की सतह पर प्रबल धारा प्रवाहित कर दी जाए और उसके कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए तो उसे क्षेत्र उत्सर्जक कहते हैं। बहुत सिंपल है कि भाई क्षेत्र उत्सर्जक क्या है कि यदि किसी भी धातु के सतह पर प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, उस परिस्थिति में उसके सतह से यदि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो तो उसे कहते हैं बच्चों हम क्षेत्र उत्सर्जक। समझ में आ गया? और इसके बाद जो चौथा उत्सर्जक है, तो पहला नंबर आपने देखा कि हमने गर्म किया, जिसे तापानिक, यानी गर्म करने से ताप के कारण जो ऊर्जा रिलीज मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उसे तापायनिक कह दिए। प्रकाश के कारण उसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कह दिए। और जो हमने कहा क्षेत्र उत्सर्जक मतलब इससे धातु की सतह पर हमने विद्युत क्षेत्र लगाया तो क्षेत्र उत्सर्जक कहलाया। जब हम बात कर लेते हैं विद्युत द्वितीयक उत्सर्जक, तो द्वितीयक उत्सर्जक में ये होता है कि प्राथमिक इलेक्ट्रॉन के कारण द्वितीयक इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब इलेक्ट्रॉन के आपतित होने से ही इलेक्ट्रॉन का निकलना। द्वितीयक बोल रहे हैं ना, प्राथमिक आया द्वितीयक निकला, यानी एक आया तो दूसरा निकल गया। धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही आपतित हो जाए और इलेक्ट्रॉन के आपतित होने से इलेक्ट्रॉन निकलकर भागना शुरू कर दे, उस स्थिति में कहते हैं हम उसे द्वितीयक उत्सर्जक। यानी किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के आपतित होने से, यानी जो इलेक्ट्रॉन आपतित हो रही है उसकी ऊर्जा उच्च है। किसी धातु का सतह है बच्चों, इस सतह पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं। जब उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। इस परिघटना को हम बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? द्वितीयक उत्सर्जन। यानी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन आपतित हो, हाँ,
जो निकल रहा है उसकी अपेक्षा ये उच्च ऊर्जा वाला हो, नहीं तो पता चले बोला जितनी मेरी ऊर्जा है तुम उतना ऊर्जा दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं उस ऊर्जा के लेवल में तो खुद ऑलरेडी बैठा हूं। जैसे यदि आप शादी बारात में कुर्सी में बैठे, कोई दोस्त आ जाए तो आप कुर्सी छोड़ नहीं सकते, लेकिन वहीं पे मंत्री जी आ जाए तो आप छोड़ देंगे कि हाँ भैया वजनदारी है इनमें। या आपके आसपास के कोई ऐसे सभ्य शिक्षित व्यक्ति आ जाए कि जो आपको लगेगा कि हाँ ये वजनदारी इनको देना चाहिए, तो आप उठकर ऑलरेडी चल जाएंगे। तो इसी प्रकार से भाई धातु की सतह पर भरमार इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, सबकी भी एक निश्चित ऊर्जा है। यदि उससे कम ऊर्जा आप दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यदि उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके पास जितना ऊर्जा है उससे कहीं अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन आपतित होगा, तभी वहां से वो इलेक्ट्रॉन हट सकता है। जिस प्रकार से मैंने बता ही दिया भाई साहब कि आप कुर्सी में बैठे हैं, आपसे वजनदार व्यक्ति, सब शिक्षित समाज में स्थान रखने वाला व्यक्ति यदि आपके सम्मुख हुआ जाता है तो आप उस व्यक्ति को आसानी से अपना कुर्सी छोड़कर दे देते हैं, ताकि वो भाई उसका रिस्पेक्ट बना रहे, हम खड़े हो लेंगे तो चलेगा। इसी प्रकार धातु की सतह पर यदि मतलब उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन आपतित होता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है बच्चों, और इस परिघटना को कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। तो 4 प्रकार के उत्सर्जन हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करने के लिए हर्ट्ज साहब ने अपना प्रयोग दिया, हॉलबॉक्स ने दिया, लेनार्ड का प्रयोग है। इन तीनों प्रयोगों को हम एक ही लेक्चर में, जो अगला लेक्चर आएगा वो तीनों प्रयोग पर रहेगा। इसके बाद हमारा आएगा भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधित आइंस्टीन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। हैंड रिटन नोट्स यदि प्रॉपर इसी प्रकार के नोट्स आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। हर एक टॉपिक पर वीडियोस दे रहा हूं, और आज का जो हमारा टॉपिक है भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कहां से शुरुआत हुई। सर्वप्रथम हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में समझाया, इसके बाद उनके पुष्टि को करने के लिए हॉलबॉक्स साहब आ गए, फिर लेनार्ड जी आ गए। तो तीनों चीजों पर हम चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ पर हर्ट्ज का प्रयोग देखेंगे, इसके बाद हॉलबॉक्स का प्रयोग बच्चों, इसके बाद जो हमारा व्याख्या रहेगा लास्ट में लेनार्ड के प्रयोग की, कि लेनार्ड ने भी किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पुष्टि की। ठीक है, तो तीनों चीज यहाँ पर देखेंगे बच्चों। एक तो हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव आधारित, ये पहला हर्ट्ज का प्रयोग है, और दूसरा हॉलबॉक्स का। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ये तरक्की में थे, मतलब हर्ट्ज ने कुछ और बताया, हॉलबॉक्स साहब आए थोड़ा सा पुष्टि और कर दिए, फिर लेनार्ड साहब आए तो बोले यार इससे और हम अधिक थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। कोई भी चीज़ें बच्चों, जैसे कोई घर बनाने स्टार्ट करता है तो नीचे का लेंथ कोई और दे दिया, दूसरा मिस्त्री आया तो छत डाल दिया, दूसरा इसके बाद तीसरा मिस्त्री आया तो उस घर को फिनिश करके बेहतरीन रूप से मकान बना दिया। ऐसा ही तो है भैया, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता क्या है? जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होती है, जैसे मैंने कहा यह धातु है, इस सतह पर प्रकाश किरणें आपतित हुई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर चलने लगती है। यह चीज हर्ट्ज ने बताया। कब? 1887 में। बिल्कुल, सन हो सकता है आपके में चेंज हो, तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में ऐसा कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आपके बुक में क्या सन दे के रखा है। हम जिस बुक को यूज करते हैं, जिस बुक से हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो भाई हम लोग भी पढ़ के ही पढ़ाते हैं। हमने तो देखा तो नहीं कि 1887 में हेनरिच हर्ट्ज साहब थे। देखो, ये जो ज्ञान होता है, ये जो किताबी नॉलेज होता है बच्चों, हम किताब से ही पढ़ते हैं या कि कोई हमें पढ़ाया होता है उसी को हम जानते हैं। बाकी तो ये 100% श्योर नहीं है कि हर्ट्ज साहब इस सन में इन्होंने कर ही दिया था। इसलिए कभी कभी दूसरे बुक में दूसरा भी सन दे देता है, अदर स्टेट के बच्चों के बुक में भाई अदर सन दे देता है, फिर देखिए तो लिखने वाले के ऊपर गलती है। फिर समझ रहे ना। चलो, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का भैया सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? तो हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में। उन्होंने देखा कि जैसे ही विसर्जन नलिका के कैथोड पर परावैंगनी किरणें डाली जाती है तो विद्युत विसर्जन आसानी से होने लगता है। कैथोड पर परावैंगनी किरणें डालने पर उसमें से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो एनोड की ओर आकर्षित होती है, और इससे ही विद्युत विसर्जन की मात्रा बढ़ जाती है। फिलहाल सिंपल तरीके से हर्ट्ज ने केवल इतना बताया था कि मान लो एक विसर्जन नली में एक कैथोड एनोड ले भी लोगे, कैथोड या एनोड ले भी लोगे, और फिर हम कैथोड पर केवल और केवल क्या डाल दें? प्रकाश किरणें डालें, तो वास्तविक रूप से कैथोड से क्या है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक, और यदि ज्यादा मात्रा में भैया आपतित कराओगे प्रकाश किरण तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगी और विद्युत विसर्जन की मात्रा बढ़ जाएगी। सिंपल है। केवल और केवल हर्ट्ज ने इतना बता दिया कि भाई हम किसी कैथोड पर, कैथोड एक धातु का बना है, धातु पर इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, परावैंगनिक किरणें डालते हैं, यानी प्रकाश किरणें आपतित होती है, और जैसे आपतित होती है तो विद्युत विसर्जन आसानी से होने लगता है। मतलब आसानी से भाई साहब विद्युत धारा बहने लगती है, यदि हम किसी परिपथ में इसको जोड़ कर रखें तो।
फिलहाल इतना हर्ट्ज के द्वारा बताया गया। इसके ही प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए 1888 में हमारे हालबाख साहब आए और बोले भाई हम भी अपने प्रयोग में क्या करते हैं कि हम पूरा सिस्टम ही लगा देते हैं। हर्ट्ज साहब अपने प्रयोग में, भाई वो भी प्रयोग करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ उपकरण लगाकर किए होंगे, ऐसा नहीं है कि विसर्जन नली ले लिया और तुरंत ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, उन्होंने भी अपने विसर्जन नली के साथ साथ कैथोड किरणें, एनोड किरणें तो लगाया ही, साथ में कहीं ना कहीं विद्युत स्रोत को भी लगाया रहा होगा, तभी तो भाई साहब कहीं ना कहीं विसर्जन होना, विद्युत विसर्जन मतलब धारा प्रवाहित होना, ये सब चीज़ें। और हालबाख का प्रयोग एकदम टू कॉपी है, सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है कि भाई साहब उन्होंने एक विसर्जन नली ले ली। देखो ये विसर्जन नली देख सकते हैं, उपकरण है। ठीक है, ये क्वार्टज का हो सकता है, क्वार्टज का एक नली है, इसको हम कैपिटल टी मानते हैं। ठीक है, और ये आपका कैथोड है बच्चों, सी, ये कैथोड और ये एनोड है। मतलब इस क्वार्टज के नली के अंदर धातु की, अर्थात जैसे जस्ता हो गया, इनके दो प्लेट ए और सी है। ठीक है, ए आपका एनोड है, सी आपका कैथोड है। और जो आपका कैथोड और एनोड, इसका संबंध एक बैटरी से है, साथ में एक धारामापी लगा देते हैं। धारामापी मतलब संकेतक। देखो भाई हर्ट्ज साहब आए कि बोले भैया धातु पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जैसे ही विकिरण आपतित होती है, लेकिन इसकी पुष्टि को आगे बढ़ाते हुए हालबाख साहब बोले कि यार हाँ सही बात है, हो रही है, लेकिन इसको हम पता कैसे कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने उपकरण में एक धारामापी लगा दी कि भाई साहब यदि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो परिपथ में धारा बहने लग जाएगी। थोड़ा समझो, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कैथोड है, ये एनोड है, ये आपका बैटरी है। ठीक है, अब ये जो एनोड है बच्चों, ये धनात्मक विभव पर रखा जाता है और इस पर पराबैंगनी किरणें आपतित कराई जाती है। ठीक है, देखो जरा, ये ऋणात्मक विभव पर है, ये धनात्मक विभव पर है। यहाँ से यदि इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ तक चला जाएगा। फिलहाल अभी ये दोनों जुड़े नहीं है, तो इसमें धारामापी में शून्य विक्षेप होगा, कुछ विक्षेप नहीं होगा, क्योंकि धारा बह ही नहीं रही परिपथ में। ठीक है, यानी ये परिपथ बना है, इसमें कोई धारा नहीं बह रही, तो क्या विक्षेप होगा? नहीं हो सकता ना विक्षेप। जब तक इस परिपथ में धारा नहीं बहेगी तब तक कोई विक्षेप नहीं होगा। तो हालबाख साहब हमारे बड़े होशियार थे, चालाक थे भाई। 1888 में बोले हर्ट्ज साहब आपने तो बताया कि कैथोड पर जैसे ही हम विकिरण आपतित कराते हैं, पराबैंगनी किरणें आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। उन्होंने कहा रुको जरा थोड़ा सा और पुष्टि करते हैं। उन्होंने विसर्जन नली ले ली और यहाँ पर बच्चों कैथोड और एनोड लगा दिया, जस्ते का दो प्लेट लगा दिया। ठीक है, एक आपका ऋणात्मक विभव पर, एक धनात्मक विभव पर है। कैथोड एनोड को बैटरी से जोड़ दिया। फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही कैथोड पर जब हम पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर कहाँ जाएगा बच्चों? एनोड की ओर। एनोड की ओर क्यों जाएगा? क्योंकि एनोड क्या होता है? एनोड हमारा धारामापी है। ठीक है, सॉरी एनोड हमारा धनात्मक विभव पर है, क्या यार जी, धारामापी है, यानी गैल्वेनोमीटर है ना, इधर उधर विक्षेप होगा, धारामापी में कहीं ना कहीं विक्षेप तो होगा ही। तो जैसे ही इस पर पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ना कहीं उत्सर्जित होगा और यदि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ तो कहाँ पर जाएगा? ए पर जाएगा। और जैसे ए पर जाता है तो परिपथ में धारा बनने लगती है और विक्षेप होता है। विक्षेप होने से ये पता चल जाता है कि भाई साहब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित नहीं होगी तो परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये निष्कर्ष निकाला कि जब कैथोड सी पर, ये कैथोड सी है, इसमें पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो इससे उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉन जो है वो ए पर जाती हैं, मतलब ए धनात्मक विभव पर है, ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और पूर्ण परिपथ होने के कारण धारा बहने लगती है। और भैया यदि जैसे ही हम पराबैंगनी किरणें हटा लें तो कहीं ना कहीं धारा समाप्त हो जाएगी और विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। इससे पुष्टि हो जाता है। हालबाख ने इतना ही प्रयोग किया कि क्या किया भाई साहब, एक बढ़िया सा उपकरण ले लिया। उपकरण मान लो क्वार्टज की एक निर्वात नलिका है, टी है, जिसके अंदर जस्ते की दो प्लेट ए और सी है। ए और सी का संबंध एक बैटरी से होता है। ठीक है, ये बैटरी भी है, ए का धनात्मक और सी का ऋणात्मक विभव पर है ना। और बैटरी के साथ एक धारामापी जुड़ा रहता है बच्चों, जो कि धनात्मक विभव पर होता है। ठीक है, ये जो दोनों जुड़े होते हैं। और जो आपका ये सी है, ये ऋणात्मक विभव पर होता है। अब होता क्या है कि भाई यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गति ही कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो है बिल्कुल परिपथ पूर्ण नहीं है तो धारा नहीं बह रही है। फलस्वरूप जो आपका जी है धारामापी है, इसमें विक्षेप नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें पराबैंगनी किरणें आपतित कराई गई तो देखा गया कि यहाँ से जैसे किरणें आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन सी से उत्सर्जित हो रहा है
और ए की ओर जा रहा है, ए धनात्मक विभव पर होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ए जो है धनात्मक विभव पर है इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, फलस्वरूप परिपथ में धारा बहने लगती है और धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, जिससे हम काउंट कर सकते हैं कितना धारा हो रहा है। ठीक है, यदि हम जैसे ही किरणों को हटा लें, जैसे ही परावैज्ञानिक किरणों को हटा लेते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है उत्सर्जित नहीं होते, फलस्वरूप धारा नहीं बहती और विक्षेप में कोई परिवर्तन नहीं होता, विक्षेप शून्य होता है। तो ये भैया हॉलबॉक्स का प्रयोग हो गया, कुछ नहीं है, 2-2, 3-3 मिनट का प्रयोग है, बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता ही नहीं होती बच्चों। ठीक है, कार्य विधि देख सकते हो कि जब कैथोड सी पर परावैज्ञानिक किरणें डाली जाती है तो परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है, बिल्कुल सही है, जिससे धारामापी जी में विक्षेप हो जाता है। परावैज्ञानिक किरणों को हटा लेने पर परिपथ में कोई धारा नहीं बहती, इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित ही नहीं होगा तो परिपथ पूर्ण नहीं होगा बच्चों, और धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। जब धारा नहीं बहेगा, जब धारा नहीं बहेगा तो कहां से विक्षेप होगा। ठीक, चलो इसके बाद व्याख्या की बात करें बच्चों। व्याख्या कि जब कैथोड सी पर परावैज्ञानिक किरणें डाली जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, बिल्कुल सही है। एनोड ए धनात्मक विभव पर होता है, सही बात है, अतः इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होते हैं, ये भी मैंने समझाया। विद्युत परिपथ पूर्ण होने के कारण बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है और परावैज्ञानिक किरणों को हटा लेने से सी में से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, अतः बाह्य परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। बस यार, बहुत सिंपल है, समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, इतना समझ में आ गया। चलो अब भाई लेनार्ड साहब आए। लेनार्ड साहब थोड़ी सी और इसको पुष्टि किए, थोड़ा सा और इसको विस्तृत किए कि भाई साहब लेनार्ड और R.A. मिलिकर ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया, थोड़ा सा और समय लगाया। केवल भाई हमारे हटस साहब आए, बोले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसका थोड़ा सा और प्रयास हॉलबॉक्स के द्वारा किया गया। इन्होंने बताया कि विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, धारा बह रही है, इससे 100% पुष्टि हो गई कि हाँ भाई साहब कहीं ना कहीं यदि धारा बह रही है तो इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित करता होगा, तभी इसमें परिपथ पूर्ण हो रहा है, यदि परिपथ पूर्ण नहीं होता तो भाई धारा नहीं बहती। लेनार्ड साहब आए, थोड़ा सा उपकरण को और विस्तृत किए, है ना, ये उनका उपकरण है, देखो जरा ये उपकरण है। उपकरण में क्या क्या दिख रहा है आपको, ये क्वार्टज की बनी एक नलिका दिख रही है, ये कैपिटल टी है, क्वार्टज की बनी एक नलिका कैपिटल टी है, ठीक है, और इसमें भैया 2 प्लेट लगे हैं, सुग्राही प्लेट, ठीक है, एक कैथोड है सी जिसे उत्सर्जक प्लेट भी कहते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। धातु का दूसरा प्लेट ए है, क्या बच्चों, ए है, जिसे हम संग्राहक प्लेट भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ ये धनात्मक विभव पर होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ में एक खिड़की लगी रहती है W, जिससे होकर विकिरण नलिका के अंदर प्रवेश करती है। इस प्लेट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक कुंजी K1 है, ठीक है, और यहाँ पर कुंजी K है, यहाँ V है, यहाँ पर बैटरी है, ये आपका धारा नियंत्रक है, RH जो है वो धारा नियंत्रक है। ठीक, अब देखो जो हमारा A होता है यानी एनोड होता है, इसको हम बच्चों धनात्मक विभव पर रखते हैं हमेशा, ठीक है, यानी C के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होगा, या कि मान लो ऋणात्मक विभव पर। यदि हम धनात्मक विभव पर रखेंगे दोनों परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ पे वही सिस्टम है, इसके साथ जोड़ देंगे इसको, ठीक है, तो इसमें कुछ अलग वैल्यू आ जाएगी, इसके साथ जोड़ दो, इन दोनों का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कटआउट वाला सिस्टम फंडा देख सकते हैं। अभी ये इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ सकता था, ये सिस्टमेटिक ढंग से है, आसानी से नहीं। अभी देखो ये जरा इधर से जुड़ा है धारा नियंत्रक से, और ये इस कुंजी से जुड़ा हुआ है, इसके मान को इधर उधर करके हम धारा के मान को नियंत्रित कर सकते हैं। धारा नियंत्रक यही तो होता है, समझ रहे ना। तो ये चीज़ है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई प्रायोगिक में भैया क्वार्टज की एक बड़ी नलिका टी है जिसके अंदर प्रकाश सुग्राही प्लेट सी, धातु की प्लेट ए है, 2 प्लेट है, W क्वार्टज की खिड़की होती है जिससे होकर विकिरण नलिका के अंदर प्लेट सी पर प्रवाहित होता है। फिर यहाँ पर लिखा है प्लेट ए को दिक् परिवर्तन K1 तथा विभव विभाजक RH की सहायता से C के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। यानी प्लेट ए को हम, धारा नियंत्रक है RH है, इसकी सहायता से हम धनात्मक ऋणात्मक विभव पर रख सकते हैं तथा दोनों के बीच विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को वोल्टमीटर भी तथा बहने वाली धारा को माइक्रोमीटर से मापा जा सकता है। यहाँ पर देखो माइक्रोमीटर, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा है, तो भाई साहब दोनों की सहायता से हम धारा को हम माइक्रोमीटर से माप सकते हैं और विभवांतर को हम भी से माप सकते हैं। अब इसमें होता क्या, देखिए जरा पुष्टि हम समझाते हैं आपको, थोड़ा सा पुष्टि कैसे समझाना है।
इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से उपकरण बनाया ताकि इसको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। अभी तो फिलहाल प्रकाश विद्युत प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें ये होता है कि जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ खिड़की W से होकर आती हुई कैथोड C पर आपतित होती है, कैथोड C पर आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और जो आपका A है वो धनात्मक विभव पर रखा जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करे। फलस्वरूप परिपथ में प्रकाशिक विद्युत धारा बहने लगती है, यहाँ पे विद्युत धारा बहेगी, ठीक है, जिसे हम माइक्रोमीटर्स की सहायता से माप कर लेते हैं कि कितना है इसमें धारा। यही चीज प्रयोग किए हैं, है ना, कौन भाई, लेनार्ड साहब। इसके बाद भी उन्होंने इसके आधार पर कई निष्कर्ष निकाला। जैसे एक सबसे बढ़िया निष्कर्ष निकाला कि आपतित किरण की तीव्रता का प्रभाव, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि भाई ये हमारा हॉलबॉक्स का प्रयोग है, इस पर जो आपतित किरण की तीव्रता है इसका इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि जब जैसे देखिए प्रकाश स्रोत से यहाँ से किरणें आ रही है, कहीं ना कहीं प्रकाश स्रोत से आ रही हुई, तो इसके डिस्टेंस को अलग अलग किया गया। जैसे मान लो ये 2 मीटर है, इसके जगह 5 मीटर कर दिया, इसके बाद 6 मीटर कर दिया, मतलब प्रकाश स्रोत से इस कैथोड की दूरियों को क्रमशः बढ़ा दिया। दूरी के बढ़ाने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे भी प्रकाश की तीव्रता में कमी आती जाती है, सबको पता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे बच्चों, सॉरी, ये हमारा मान लीजिए क्या है, प्लेट है जो कि कैथोड है, ये हमारा प्रकाश स्रोत से परावैंगिक किरणें आपतित हो रही है। यदि इसकी दूरी को बढ़ाएंगे तो तीव्रता में कमी होगी। अब ये देखा गया कि यदि तीव्रता में कमी आ रही है तो यहाँ पर जो हमारे पास माइक्रोमीटर जो धारा मापता है, इसकी धारा में क्या परिवर्तन होती है। तो एक ऐसा स्थिति आता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए प्रकाश स्रोत कैथोड के पास में है तो प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और जब अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो परिपथ में धारा भी अधिक बहेगी। ये क्लियर फंडा है। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें बच्चों कि दूरी बढ़ा दिया जाए, प्रकाश स्रोत दूरी, इससे अध्ययन किया गया, लेनार्ड के प्रयोग से कई अध्ययन हुई, जैसे आपतित किरण की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए उन्होंने एक बढ़िया सा प्रयोग किया कि भाई हम बिंदु को जहाँ से हमारा प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है उसकी दूरी को बढ़ा दी गई। दूरी को बढ़ाते गए तो देखिए ये ऐसा निष्कर्ष निकला कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ाते हैं तीव्रता कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे दूरियां बढ़ाई गई तो इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में उत्सर्जित हो रहे थे क्योंकि तीव्रता कम है। भाई जितनी तीव्रता के साथ प्रकाश किरण आपतित होगी, परावैंगिक किरणें आपतित होंगी, इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा उत्सर्जित होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही ए से होकर जाएगा, धारा का मान उतना ही बहेगा। क्योंकि आवेश प्रवाह की दर यानी इलेक्ट्रॉन बहेगा भैया तभी तो धारा बहेगी। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन कम उत्सर्जित हो रही है तो कम मात्रा में यहाँ पे संयुग्मन होगा, फलस्वरूप धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब विकिरण स्रोत से दूरी यदि हम बढ़ाते जाते हैं तो कहीं ना कहीं तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार विभव के मान में भी परिवर्तन करके हम धारा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसके विभव को यदि बढ़ाया जाए तो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि भाई उससे अधिक विभव करोगे भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भाई जो हम बात कर रहे हैं कि विभव का क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पर, तो यदि ए धनात्मक विभव पर है बच्चों, ए क्या है, धनात्मक विभव पर है, और यदि उसकी विभव को बढ़ाया जाए तो अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, धारा अधिक बहेगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उससे ज़्यादा कितना भी विभव बढ़ा दो लेकिन वो उतना ही मात्रा में लिमिट में धारा क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। इसी धारा को हम कहते हैं संतृप्त धारा। लेकिन जब इसको ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है और यदि उसके विभव को और कम किया जाता है ऋणात्मक विभव, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि परिपथ में कोई धारा नहीं बहती, परिपथ में कोई धारा नहीं बहती। समझ रहे हैं मैं क्या कहा कि भाई धनात्मक विभव पर है तो विभव बढ़ाओगे, बढ़ाते जाओगे, धारा भी बहेगी ज़्यादा मात्रा में क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा बच्चों कि वो उससे ज़्यादा धनात्मक विभव पर हो ही नहीं सकता, चाहे जबरदस्ती कुछ भी कर दो। आपके खाने की क्षमता 10 रोटी है तो 10 रोटी आप खाएंगे, आपके सामने चाहे 50 रोटियां हो जाए तो आप तो नहीं खा सकते। इसी प्रकार शून्य है भैया कि भाई साहब यदि विभव के मान में कमी किया जाए तो ऋणात्मक विभव के मान में भी परिवर्तन होगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि धारा शून्य प्राप्त होगी, और उस धारा को जब शून्य प्राप्त होगी बच्चों तो उसे अंतक विभव कहेंगे या निरोधी विभव कहेंगे। ठीक है, यानी ऋणात्मक विभव के मान को हम क्या बोलेंगे, निरोधी विभव। ठीक, ये चीज़ है। तो ये हॉलबॉक्स का प्रयोग था, हॉलबॉक्स और लेनार्ड का, है ना। तो फिलहाल आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं।
वैसे एग्जाम में तो बहुत कम पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए बच्चों। इसलिए मेरा कर्म है कि मैं आपके लिए इतना करूं कि ऐसा कोई भी टॉपिक ना रह जाए कि आपकी समझ में नहीं आए या आपको दिक्कत हो। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्सर्जन किसे कहते हैं या प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है, इसके कौन कौन से नियम हैं, और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है बच्चों, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। बहुत ही सिंपल है, कम समय में इसको मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। हालांकि इस चैप्टर में पहले भी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन आ चुका है, प्रकाश विद्युत प्रभाव आ चुका है, ये सेकेंड टाइम है, लेकिन इसका नियम अभी मैंने नहीं पढ़ाया था। मैं छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, यदि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पूछा जाए तो बन जाए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी कोई धातु का सतह है, उसमें प्रकाश पड़ जाए, यानी उचित आवृत्ति की विकिरण आपतित हो जाए तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए, यही परिघटना है बच्चों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। आपको ये दिख रहा है एक धातु का सतह, इस धातु के सतह पर आपतित हुई विकिरण नजर आ रही है, और जैसे ही धातु के सतह पर उचित आवृत्ति की विकिरण आपतित होती है तो इसके सतह से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यह जो परिघटना है मतलब प्रकाश किरण की आपतित होते ही, उचित आवृत्ति के विकिरण को आपतित होते ही उसके सतह से इलेक्ट्रॉन निकल करके उत्सर्जित होकर के बाहर चले जाने की जो परिघटना है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। बच्चों यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ दे 1 नंबर में कि फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, तो आप लिखेंगे धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलेंगे, धातु की सतह में उचित आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी हमारा धातु का उपयुक्त सतह है, इसमें उचित मात्रा में जब या उचित आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित होती है तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। भाई सबको चाहिए एनर्जी, सबको चाहिए ऊर्जा, अपने ही स्थान पर व्यवस्थित थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वजनदार व्यक्ति आया तो उठकर आगे चले गए। ऐसे ही होता है शादी बारात में। सबसे बढ़िया एक्चुअल में उदाहरण होता है कि भाई आप अपने कुर्सी में बैठे हो, लेकिन आपसे बड़े आ गए, बुजुर्ग आ गए, थोड़ा सा अच्छे आदमी, कहने का मतलब जिनका समाज में स्थान हो, वो व्यक्ति आ गए तो आप ऑलरेडी कुर्सी छोड़ करके चले जाएंगे। वही कंडीशन होता है कि ये अपने ही स्थान पर व्यवस्थित है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही ऊर्जा पाते हैं तो उसे छोड़ करके चले जाते हैं। भाई साहब पीछे से कोई धक्का देने वाला आ जाता है। तो धातु के सतह पर जैसे ही विकिरण आपतित होती है उसके सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। उम्मीद है कि इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी उचित डायग्राम के साथ। चलिए अब इसके बाद लेनार्ड और मिल्कर ने अपने प्रयोग में प्रेक्षण के आधार पर निम्न नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम कहते हैं या प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम कहते हैं। पहला नंबर देखेंगे जरा, किसी धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रति सेकंड कितनी मात्रा में जो विकिरण है उस सतह पर आपतित हो रही है, प्रति सेकंड। समझ रहे हैं, जैसे आप बढ़िया एग्जांपल समझो कि कहीं पे आग जला लो, यदि आप पास में हैं तो उसका थोड़ा सा लौ ज़्यादा लगेगा, वहीं पे यदि आप दूर चले जाएं तो उसका लौ थोड़ा सा और कम हो जाएगा, और दूर जाएंगे तो और लौ कम हो जाएगा। मतलब वहाँ से चलने वाली ऊष्मा आपके शरीर तक नहीं पहुँच पा रही, इसलिए उसका ऊष्मा कम लग रहा है। सही है, ये एग्जाम्पल है। आपको ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में लगता है आप चूल्हे के अंदर ही घुस जाओगे, ऐसा लगता है। आप अपने घर में देख लो, जिसके यहाँ लकड़ी से खाना बनता है, वहाँ पे शाम की सभी माताएं बहनें एक साथ बैठ करके अंगीठी में या चूल्हे के पास ही आग का आनंद लेते हैं। आप भी यही करके देख लेना, जो आदमी पास में रहेगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा गर्माहट महसूस होगा,
जो व्यक्ति थोड़ा दूर रहेगा उसे कम गर्माहट महसूस होगा। फिलहाल उसकी तीव्रता कहीं ना कहीं दूर तक जाने से कम होती जाती है। उसी प्रकार से प्रकाश किरण, भाई प्रति सेकंड कितना विकिरण वहाँ पर आपतित हो रही है, जितनी मात्रा में आपतित होगी उतना ही वो जो है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। फिलहाल यदि मैं आपसे कह दूं सबसे बेहतर रूप से कि भाई किसी बच्चे को जितना ज़्यादा मारा जाए उतना ही ज़्यादा रोएगा। भाई आप एक एग्जाम्पल देखो, गाड़ी चलाते हो, एक्सीलेटर जितना घुमाओगे उतना ही तेज गाड़ी चलेगी, उतना ही ज़्यादा तेल वो खाएगा। यानी भैया जितना ज़्यादा आप उसे एनर्जी दोगे उतना ही ज़्यादा वो चलेगा। इसी प्रकार किसी धातु पर जो इकाई समय में जितना सेकंड मतलब जितना आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या या फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या उत्सर्जित हो रही है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। चलो दूसरा नंबर बच्चों, दी गई धातु के लिए आपतित विकिरण एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे या यहाँ पे आगे लिखेंगे जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता, उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप, कि किसी भी धातु से आपतित विकिरण की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है। यदि उससे कम आवृत्ति की कोई विकिरण आपतित होगी तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। आवृत्ति किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। बच्चों आवृत्ति है इकाई समय में कंपन करने की संख्या। अब देखो कोई तरंग इस प्रकार से चल रही है, यानी 5 सेकेंड में यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब देखो कोई तरंग इस प्रकार से चल रही है, तो बताओ कंपन कौन ज़्यादा कर रहा है, ये कंपन ज़्यादा कर रहा है, तो आवृत्ति इस तरंग की ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा आवृत्ति होगी क्योंकि कंपनों की संख्या ज़्यादा है। तो भाई साहब ये बताया गया कि मान लो ये आपका तरंग है और तरंग सुरंगगर्त के रूप में आगे की ओर चलती है, तो सभी तरंग यानी आपतित विकिरण भी एक तरंग के रूप में ही चलती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो हर एक आपतित किरण की किसी धातु की सतह पर आपतित हो रही है, मान के चलता हूँ एक छोटा सा धातु का प्लेट है यहाँ पे, इस सतह पर जो आपके प्रकाश किरण आपतित हो रहे हैं, विकिरण आपतित हो रहे हैं, इनकी एक निश्चित आवृत्ति होती है। इस निश्चित आवृत्ति पर ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यदि इससे कम आवृत्ति हो गई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। हाँ, परिभाषा 2 नंबर में पूछा गया है, आप लोग तैयार कर लेना। तीसरा नियम है उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। मतलब जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के गति करेंगे, चलना शुरू करेंगे, उनकी जो गतिज ऊर्जा है बच्चों वो किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। तात्क्षणिक मतलब बहुत ही कम समय लगता है। जैसे ही प्रकाश किरण अर्थात प्रकाश की विकिरण धातु की सतह पर आपतित होती है बच्चों, वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा समय इनके बीच नहीं लगता, लगभग 10⁻⁹ सेकंड की कोटि की। सोचो, एक बोलोगे तो 1 सेकंड होता है, 1 2 इनके बीच में 1 सेकंड है। अब 1 सेकंड का 10⁻⁹, ओ माय गॉड, मतलब बच्चों 1 में कितना भाग दोगे, 10⁹ का भाग दो, इतना कम समय लगता है। अल्प मिनी बहुत ही कम, नैनो है भाई, 10⁻⁹ नैनो सेकेंड, समझ रहे हैं। तो भाई किसी भी धातु पर बिल्कुल जैसी प्रकाश किरणें आपतित होती है तुरंत निकलने लग जाता है। जैसे हम जानते हैं कि प्रकाश का वेग भी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो। तो बताओ भाई साहब इतनी तेजी से प्रकाश किरणें चलती है तरंग के रूप में। तो यहाँ पर जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है, जैसे आपतित होती है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। ओके बच्चों, तो यही है 4 नियम प्रकाश विद्युत प्रभाव के। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, यूं यार भटक रहे थे, अभी सही टाइम पे आए हो आप, फटाफट तैयार करते हैं। तो भाई साहब आइंस्टीन ने जो अपना समीकरण दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित, वो प्लांक के अनुसार थोड़ा सा प्लांक के नियम को अनुसरण करते हुए अपना समीकरण प्रस्तुत किया। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना समीकरण प्रस्तुत किया था। कब बच्चों, 1905 में। कब, 1905 में। किसने,
आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, कौन है ये? अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक हैं। आइंस्टीन, इन्होंने अपना एक समीकरण दिया, आइंस्टीन। ओके बच्चों, किसके नियम के आधार पर? प्लांक के नियम के आधार पर। प्लांक ने क्या बताया कि जो भी प्रकाश किरण हमारे धातु की सतह पर आपतित होती है, हम यहां पर एक धातु बना लेते हैं और इस धातु के सतह पर प्रकाश विद्युत प्रभाव आपने पढ़ा है ना भाई? नहीं पढ़े आप अभी तक, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं पढ़ पाए कि इस पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है जिसकी उचित आवृत्ति होती है, ये बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके बाहर की ओर चलने लगता है एक निश्चित ऊर्जा के साथ। यानी किसी धातु के सतह पर, धातु के प्लेट पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती है, यानी प्रकाश की विकिरण आपतित होती है, तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो हमारे प्लांक साहब आए कि ये जो प्रकाश किरण आ रही है ये एक ऊर्जा है, तो ये जो प्रकाश ऊर्जा है छोटे छोटे पैकेट के रूप में, छोटे छोटे बंडल के रूप में पाए जाते हैं, जो हमें पैकेट या बंडल दिखाई नहीं देते, लेकिन ये जो है पैकेट या बंडल के रूप में पाए जाते हैं, अति सूक्ष्म। इस बंडल को उन्होंने फोटान कहा और इस फोटान की ऊर्जा को एच न्यू दे दिया। क्या दे दिया? एच न्यू दे दिया। ये तो प्लांक के आधार पर है, प्लांक के आधार पर है कि प्रकाश की जो ऊर्जा है वो एच न्यू के बराबर है। क्या बच्चों? एच न्यू के बराबर है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? जब उचित आवृत्ति की प्रकाश की विकिरण किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। बच्चों, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसी नियम को प्लांक ने, प्लांक के अनुसार ही, इसके अनुसार, प्लांक के अनुसार E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू, जहां एच प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति है। तो भाई साहब जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में पाया जाता है और इन बंडलों को या प्रत्येक बंडलों को फोटान कहा जाता है, जिसकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू है। इसी को देखते हुए आइंस्टीन ने कहा कि भाई एच न्यू ऊर्जा का प्रकाश किरण धातु की सतह पर आपतित होती है तो दो प्रकार से इसमें ऊर्जा खपत होती है। दो प्रकार से ऊर्जा खपत कैसे? एक तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दो एनर्जी खपत होता है। पहला भैया कार्यफलन होता है धातु का। क्या होता है बच्चों? कार्यफलन। धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक ऊर्जा फाई, ठीक है, मैं फाई लेकर चल रहा हूं। एक ऊर्जा आपका कार्यफलन हो गया जो कितना है? फाई नॉट है। क्या है? फाई नॉट। एक ऊर्जा आपका कार्यफलन के रूप में हो गया। अच्छा, ये कार्यफलन कहलाता क्या है? धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। मतलब इस धातु की सतह से यहां तक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एनर्जी लगती है उसे उसका कार्यफलन कहते हैं। तो पहला जो ऊर्जा लग रहा है वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए। दूसरा जो एनर्जी है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ तो वो गतिज ऊर्जा में, कैनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए एक ऊर्जा देगा जो भैया mv² होता है। मैक्सिमम के लिए हम max का प्रयोग करते हैं, यानी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम वेग पर निर्भर करेगा। तो जब भी किसी धातु पर एच न्यू ऊर्जा का प्रकाश भैया आपतित होता है प्लांक के अनुसार, तो आइंस्टीन ने बताया यह जो ऊर्जा है दो प्रकार से व्यय होता है। एक तो आपका बच्चों कौन सा? धातु का कार्यफलन, यानी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए, और दूसरा जो है इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, अर्थात इस इलेक्ट्रॉन को गति देने में एनर्जी लॉस होती है। दो प्रकार से एनर्जी लॉस हुआ बच्चों, तो वही चीज यहां पर लिखा है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो आइंस्टीन ने प्लांक के अनुसार देखा, तो प्लांक ने बोला था प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में प्रकाश के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है। प्रत्येक पैकेट या बंडल को हम फोटान कहते हैं, जहां पे फोटान एच न्यू के बराबर होता है। फिर हमारे भाई आइंस्टीन साहब आए, बोले जब एच न्यू ऊर्जा वाला प्रोटॉन या फोटान, वैसे यहाँ पर फोटान लिखना, फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित होता है
ये फोटान है, तो यह दो प्रकार से व्यय होता है। एक तो व्यय कार्यफलन के बराबर होता है कि ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए व्यय हो जाती है, और दूसरा बच्चों गतिज ऊर्जा देने के लिए, जो गतिज ऊर्जा देता है वो 1/2 mv² हो जाता है। ये चीज मैंने आपको इतना समझा दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि दो प्रकार से ऊर्जा लॉस हो रही है बच्चों। एक पहला जो आपका कार्यफलन है, ये फाई है यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, दूसरा जो है आपका गतिज ऊर्जा देने के लिए, गतिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए, वो हमारा हो जाएगा 1/2 mv²। मैक्सिमम के लिए MAX का प्रयोग करते हैं। अब देखो बच्चों, जो हमने ऊर्जा दिया वो कितने भागों में बट रहा है, 2 भागों में बट रहा है, मतलब hν जो है ये 2 भागों में बटेगा। कौन कौन से भाग में, एक तो आपका कार्यफलन हो गया और अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 mv² हो जाएगा। यानी यदि वेग भी है तो इस प्रकार से हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यदि आपसे कह दूं देहली आवृत्ति मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही ना होगा। भाई ये धातु के सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किरण आपतित हो रहा है, तो यदि देहली आवृत्ति मानकर चले, देहली आवृत्ति का मतलब ये हुआ बच्चों कि वह आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही ना हो, मतलब उससे कम आवृत्ति पर आपतित होने वाले प्रकाश किरण द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब प्रकाश जो आपतित हो रही है उसकी भी एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए। यदि उससे कम आवृत्ति हो गया तो बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो। समझ रहे ना, क्लियर है इतना। अब इसके आगे मैं यदि आपसे कह दूं कि जो आपतित होने वाली आवृत्ति है, फोटान की आवृत्ति है, वो देहली आवृत्ति के बराबर हो जाए। आपतित फोटान की आवृत्ति, आपतित फोटान जो आवृत्ति आपतित हो रहा भैया, आपतित फोटान की आवृत्ति ये जो म्यू है ये देहली आवृत्ति के बराबर हो जाए, देहली आवृत्ति के बराबर हो जाए। मतलब देहली आवृत्ति से कम नहीं होना चाहिए। यदि देहली आवृत्ति से अधिक है तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, लेकिन बच्चों लगभग देहली आवृत्ति के बराबर है तो उत्सर्जित नहीं होगा। कहीं ना कहीं उससे अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। एक निश्चित आवृत्ति है देहली मतलब एक फिक्स लाइन है, क्रॉस एरिया है उसका, कि इससे आगे जाओगे तब भाई आपका काम होगा, इससे कम में चले गए तो नहीं होगा। तो उस लाइन पे ही है, उस स्थिति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे और उस स्थिति पर जो आपका वेग है इलेक्ट्रॉन का शून्य हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगा। मतलब 1/2 mv², ये जो मैक्सिमम है बच्चों इसका मान शून्य हो जाएगा। तब hν बराबर कितना हो जाएगा, ये न्यू 0 हो जाएगा, hν 0 हो जाएगा और ये फाई नॉट हो जाएगा। इसका मान फिर से मैं यहाँ पे रखूंगा तो कितना हो जाएगा, hν बराबर hν 0 है ना, या न्यू नॉट और 1/2 mv² भी मैक्सिमम। अब बच्चों यदि इसको प्लस इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, 1/2 mv मैक्सिमम, ये प्लस तो इधर ला रहे हैं तो hν माइनस hν नॉट। आप कॉमन ले लो तो hν माइनस न्यू नॉट। यही हमारा ऊर्जा है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण है और कुछ भी नहीं है बच्चों। मैंने आपको थोड़ा समझाया कि धातु की सतह पर जैसे इलेक्ट्रॉन आपतित होती हो, प्रकाश किरण आपतित होती है, उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं तो उसका जो गतिज ऊर्जा है 1/2 mv²। ये जो फोटान की ऊर्जा आपतित हो रही, दो प्रकार से ऊर्जा में परिवर्तित हो रही, एक तो कार्यफलन के रूप में, एक गतिज ऊर्जा के रूप में। बच्चों यदि मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो फाई नॉट जो है प्लस का माइनस में चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बोला गया कि आवृत्ति जो है फोटान की आवृत्ति है देहली आवृत्ति के बराबर है। देहली आवृत्ति एक निश्चित सीमा है कि इसके आगे पैर बढ़ाओगे तो खत्म कहानी। भाई साहब यदि उसी के बराबर है तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अधिक ऊर्जा देंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। यदि आवृत्ति जो है फोटान की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहे हैं, उस स्थिति में वेग शून्य होगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा है तो गतिज ऊर्जा उसकी कहाँ होगी, शून्य होगा कि नहीं होगा। तो समीकरण 4 में यहाँ पे शून्य रख दो तो hν, देखो ये hν था, न्यू की जगह न्यू नॉट कर दिया हमने, फाई नॉट है, ठीक है, ये फाई नॉट है, ठीक है। इसका मान बच्चों हम फिर से समीकरण 1 में रख देंगे तो जो हमारा फाई था वहाँ पे फाई नॉट का वैल्यू, फाई नॉट का मान देखो फाई नॉट है ना, फाई नॉट का मान hν नॉट है। देहली आवृत्ति कर दी हमने
H बाहर ले लिया, यही समीकरण है, कुछ भी नहीं है, बस दो प्रकार के ऊर्जाओं में ये परिवर्तित होता है, उनका हमने योग करके समीकरण निकाल दिया। कितना सिंपल है बच्चों। जो आज का टॉपिक है फोटान, फोटान के अभिलक्षण। ये तो हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है, फोटान किसे कहते हैं। बस सिंपल सा परिभाषा है कि प्रकाश विकिरण जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक बंडल को, है ना, या प्रत्येक पैकेट को हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों। प्रकाश विकिरण जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है। उन बंडलों को ही हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी लिखना चाहते हो तो प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश के इस कण को ही फोटान कहते हैं, मतलब सूक्ष्मतम कण होगा। देखिए दुनिया का कोई भी वस्तु है, कुछ न कुछ उसके इकाई के रूप में होगा जिससे वो मिलकर बना होगा। आप ये पेन देख रहे हो ना, इसका भी एक सूक्ष्मतम इकाई होगा जिससे वो मिलकर बना होगा। ऐसे प्रकाश किरणें जब आती है तो हमें दिखती तो नहीं है, प्रकाश फैल जाती है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन कभी कभी हम अनुभव कर पाते हैं। कभी कभी हम अनुभव कर पाते हैं जब हमारे पास छांव होता है और दूर प्रकाश होता है। जब बादल घिरी रहती है बच्चों, बादल घिरी रहे तो कहीं पे धूप कहीं पे छांव ऐसा नजर आता है, तो प्रकाश चलते हुए नजर आता है, लग रहा वो आ रहा है, वो आ रहा है, और तरंग के रूप में। या कभी दूर लालिमा दिखाई देती है तो प्रकाश किरणें फैली हुई नजर आती है। तो उसकी भी कोई ना कोई इकाई होगी मूल रूप से, जिससे वो मिलकर बना होगा। समझ रहे? तो वही चीज बताया गया है, जो प्रकाश किरणें आ रही है ये कहीं ना कहीं कणों के कंपन से एक दूसरे को ऊर्जा ट्रांसफर करते हुए आ रही है। ऐसा तो नहीं है भाई कि लगातार आती रही, आती तो नजर आती, तो ये कंपन करती हुई तरंग है। कण एक दूसरे को ऊर्जा ट्रांसफर करते हुए हमारे यहां तक पहुंच जाती है, इतनी तीव्र होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती। तो माना गया कि ये जो प्रकाश विकिरण छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे ही हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक बंडल या पैकेट को ही हम कहते हैं क्वांटा या फोटान। इसके गुण देखो भाई, प्रकाश किरण का यदि मैं कह दूं प्रकाश का चाल कितना होता है, आप बताओ। प्रकाश का चाल, तो इसका चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश का सूक्ष्मतम इकाई ही फोटान है, अलग से नहीं है बच्चों कि कहीं अलग से आप पा गए हैं। ठीक है, यह प्रकाश का ही भाग है। तो जब प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो फोटान का भी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, पहला गुण हो गया। अब देखो, फोटान यदि भाई प्रकाश किरणें आ रही है तो माध्यम उसको कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो यदि फोटान विभिन्न माध्यमों से गुजरे, फोटान को विभिन्न माध्यम से गुजारा जाए, तो भाई उसका आवृत्ति कभी नहीं बदलता। जिस आवृत्ति से, आवृत्ति क्या है, इकाई समय में कितने बार कंपन करते हुए कण आगे बढ़ रहा है। इकाई समय में कंपन की संख्या ही बच्चों कहलाता है क्या, आवृत्ति कहलाता है। तो जब भी फोटान माध्यम बदल दे, जैसे प्रकाश किरण मान लीजिए वायु से जल में जा रहा है, तो फिर इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। तरंगदैर्घ्य भले बदल जाए, चाल इसकी भले बदल जाए। ठीक है, अगला नंबर यह भी है बच्चों कि जो फोटान होता है कभी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि यह हमेशा उदासीन होता है। इसलिए ये तो ना ही विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होता है, ना ही विक्षेपित होता है, और ना ही चुंबकीय क्षेत्र से। तो 2-3 गुण अभिलक्षण ऐसे आसान हैं जिससे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब इनके पहला नंबर देखो भाई लक्षण में, कि किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रत्येक फोटान की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, किंतु दिए गए क्षेत्रफल में प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटान की संख्या बढ़ जाती है। फोटान की ऊर्जा कभी बदल नहीं सकती भाई साहब, ऊर्जा का निश्चित रूप ही है। ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है आपने। ऊर्जा ना तो नष्ट होता ना तो उत्पन्न होता है, केवल रूप बदल सकता है। तो यहां पे बताया गया है कि निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किसी सतह पर आपतित हो रही है, तो उसकी फोटान की ऊर्जा कभी बदलेगी नहीं, बल्कि तीव्रता बढ़ाओ। तीव्रता का मैंने एक अच्छे तरीके से समझाया था कि एक कहीं पे आग जल रहा है, और आग के जितना पास आप हाथ ले जाओगे तो हाथ में उतना ही गर्म आभास होगा, उतना ही हीट आपके हाथ में लगेगा, उतना ही ज्यादा तापमान आपके हाथ तक टच करेगा, छुएगा, आपके हाथ तक पहुंचेगा और आपको गर्मी का आभास होगा। वही आग से आप हाथ दूर ले जाओ तो भाई उसकी ऊर्जा उतनी ही है, उसकी एनर्जी में लॉस नहीं है, बस इतना है कि तीव्रता कम हो गई क्योंकि दूरी बढ़ गया।
बल्ब आपके आंख के सामने लगा दिया जाए तो फिर इतनी तीव्रता आपके आंख पे पड़ेगी कि उस बल्ब को दूर ले जाना पड़ेगा। वहीं पे यदि 100 मीटर दूर बल्ब को लगा दिया जाए तो उसकी तीव्रता अब तक आपके आंख तक आने में कम हो जाती है। तो तीव्रता मतलब जैसे आप हल्के हाथ से मारो, तीव्रता कम लगाया था, ऐसा नहीं कि हाथ ही कमजोर है। आपने जोर से मार दिया, तीव्रता ज्यादा लगा दिया, ज्यादा बल लगा दिया, तो ऐसा नहीं है कि हाथ मजबूत हो गया। हाथ की क्वालिटी उतनी ही थी, हाथ में ताकत उतना ही है, बस तीव्रता आपका अलग हो गया। इसी प्रकार कहा जाता है कि तीव्रता यदि बढ़ाओगी तो भाई साहब ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, केवल तीव्रता यदि बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्रति सेकंड, फोटान की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज है, उसकी ऊर्जा नहीं बदलती है। फोटान का चाल प्रकाश के चाल के लगभग बराबर होता है। जब कोई फोटान विभिन्न माध्यमों से गुजरता है तो आवृत्ति नहीं बदलेगी, ये पहले भी मैंने बता दिया, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है बच्चों, जबकि उसका चाल या तरंगदैर्घ्य बदल सकता है। फोटान जो उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो सकता है, विक्षेपित नहीं हो सकता। ठीक, फोटान कण संघट्ट में कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित रहता है, किंतु फोटान की संख्या परिवर्तित हो सकती है, फोटान की संख्या बदल सकती है, लेकिन ऊर्जा नहीं है। तो मैंने पहले भी बता दिया, मूलभूत सिद्धांत है, ऊर्जा में बदलाव नहीं होगा। ठीक, चलिए 5 आपको तैयार करना है, फोटान के 5 अभिलक्षण तैयार करना है। जैसे फोटान की ऊर्जा यदि हम बात करें तो प्लांक के आधार पर E बराबर एच न्यू होता है, और न्यू बराबर भैया सी अपान लेमडा रख दो तो एच सी अपान लेमडा हो जाता है। फोटान की जो ऊर्जा है ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्लांक ने बताया था कि प्रकाश के जो विकिरण है छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में पाए जाते हैं। इन पैकेट या इन बंडलों को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोटान कहते हैं, जिसकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद संवेग का जो फोटान के संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान स्मॉल m हो सकता है कण का, और बच्चों c क्या है, प्रकाश का चाल, तो संवेग हो जाता है p बराबर m इंटू सी। ठीक है, m इंटू सी। ठीक है, यहां पर संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान हमारा m और संवेग वेग आपका c। प्रकाश का चाल ही फोटान का चाल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चाल भी हो तो गतिमान कण के द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है, m नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, जहां पे m नॉट जो है या m0 है विराम द्रव्यमान है बच्चों। तो ये आपके पास कितने हो गए अभिलक्षण, 8 हो गए ना। ठीक है, यदि द्रव्यमान की गणना करना चाहे तो द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं, E बराबर होता है आइंस्टीन के अनुसार m सी स्क्वायर, E बराबर होता है एच न्यू, ये प्लांक के आधार पर। तो इन दोनों को तुलना कर दें तो यदि हम कह दें m का मान तो एच न्यू अपान सी स्क्वायर, ये आपका निकल कर आ गया। ठीक है, ये चीज भी आप लिख सकते हो कि भाई साहब द्रव्यमान का मान कितना होता है, कण के द्रव्यमान का मान तो इतना ही होता है। ठीक, तो आगे आपको गुण में लिखना है तो इसको इतना लिख लो आप लोग कि फोटान का तुल्य द्रव्यमान m निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। E बराबर एच न्यू होता है, ये प्लांक के आधार पर, m इंटू सी स्क्वायर होता है, ये आपका आइंस्टीन के आधार पर हो गया। तो m का मान निकालोगे तो एच न्यू बटा सी स्क्वायर, पक्षांतर कर दो, या न्यू का मान होता है सी अपान लेमडा, तो सी अपान लेमडा करोगे तो सी से सी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये फिलहाल आपके बच्चों फोटान के अभिलक्षण है जिनको आपको तैयार कर लेना चाहिए। ये जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में तो है ही, साथ में 11th क्लास के केमिस्ट्री में, और आपको आगे चलकर बीएससी में भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बाद में बच्चे इसे बीएससी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं तो कमेंट करते हैं। जैसे पिछले साल भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या हम बीएससी में लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर लिख सकते हैं, चाहे आप 11th क्लास के केमिस्ट्री में बात करें, चाहे 12th में फिजिक्स में बात करें, या आप बीएससी में यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बराबर आप लिख सकते हैं। तो डी ब्रोगली समीकरण, यानी डी ब्रोगली ने अपना एक समीकरण प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले डी ब्रोगली थे कौन, तो फ्रांस के भौतिक शास्त्री थे लुइस विक्टर डी ब्रोगली या दे ब्रोगली, कहीं कहीं दे ब्रोगली मिल जाता है लिखा हुआ, कहीं कहीं डी ब्रोगली मिल जाता है। तो सन 1924 में इन्होंने अपना परिकल्पना प्रस्तुत किया। कब, 1924 में। ये कहाँ के थे बच्चों, फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ठीक, इनका पूरा नाम क्या है, लुइस विक्टर दे ब्रोगली। क्या, लुइस विक्टर दे ब्रोगली।
ठीक है, लुइस विक्टर दे ब्रोगली, ये कहाँ के थे बच्चों? फ्रांस के थे। 1924 में इन्होंने अपना प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार पहले उन्होंने बताया कि भाई साहब जो विश्व की ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं द्रव्य और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पाई जाती है, अर्थात विकिरण के रूप में पाई जाती है। किसने कहा कि भाई साहब विश्व की जो भी ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है, क्या बच्चों? ऊर्जा, वो ऊर्जा किसके रूप में पाई जाती है? विकिरण के रूप में। विकिरण के रूप में अर्थात या तो द्रव्य के रूप में होगा या तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होगा, अर्थात विकिरण के रूप में होगा। ये किसने बताया? डी ब्रोगली ने बताया बच्चों, या दे ब्रोगली ने बताया, अपने परिकल्पना में बताया कि संपूर्ण विश्व की जो भी ऊर्जा है द्रव्य और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पाई जाती है, अर्थात विकिरण के रूप में विद्यमान होती है। फिर उन्होंने बताया कि प्रकृति में सममितता है, सब में समान अधिकार है, सब में वही परिभाषा लागू होगा कि यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति है कण और तरंग के रूप में, सही है कि नहीं, तो भाई साहब गतिमान द्रव्य और कण की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए, यानी कण में तरंग का गुण होना चाहिए। भाई पहले उन्होंने कहा अपने परिकल्पना में कि जो ऊर्जा है वह द्रव्य और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पाई जाती है, विकिरण के रूप में पाई जाती है, और साथ में बताया कि प्रकृति में सममितता है। भाई ऐसा नहीं है कि एक कण में तरंग का व्यवहार है तो दूसरे कण में नहीं होगा, प्रकृति में सममितता है, सब में सममितता पाई जाएगी। यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति है तो गतिमान द्रव्य व कण की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए, जिसके अनुसार उन्होंने अपना एक तरंग परिभाषा दिया कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न रहता है, यानी गतिमान कण है तो उसमें तरंग संलग्न है, वो तरंग के रूप में गति करेगा। गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न इस तरंग को ही द्रव्य तरंग या दे ब्रोगली तरंग कहते हैं। लिखना है? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका समीकरण तो आप 2 मिनट में प्रूव कर दोगे, कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, सबको पता है। प्लांक ने अपने सिद्धांत में बताया था कि फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू है। जो हमारा प्रकाश है उसमें छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में एक समूह पाया जाता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। उन बंडलों को, उन समूहों को हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं, जिसका फार्मूला E बराबर h न्यू के बराबर होता है, जहां h प्लांक नियतांक, न्यू विकिरण की आवृत्ति है। फिर आइंस्टीन ने भी बताया था कि फोटॉन को m द्रव्यमान के दिए कण मान ले तो इसकी एक ऊर्जा होती है द्रव्यमान के आधार पर। ये जो ऊर्जा है द्रव्यमान के आधार पर E बराबर होता है बच्चों m इंटू सी स्क्वायर। इसको आप समीकरण 2 दे दो। देखो प्लांक ने बताया E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू, यानी जो प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडल, छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाए जाते हैं, जिन पैकेटों या बंडलों को हम फोटॉन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं, जिसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू के बराबर होता है। उसी प्रकार आइंस्टीन ने भी बताया कि यदि फोटॉन को m द्रव्यमान का कण मान ले तब उसकी जो ऊर्जा है बच्चों E बराबर m इंटू सी स्क्वायर हो जाता है, जहां C प्रकाश का, जहां C क्या है? प्रकाश का चाल है, जहां C प्रकाश का चाल है। कोई दिक्कत? समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से दोनों E के बराबर है बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं कि E बराबर h न्यू है और E बराबर m इंटू सी स्क्वायर है, तो दोनों के बराबर है, इसलिए h न्यू बराबर m इंटू सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आगे यदि हम आपसे कहें कि न्यू बराबर होता है c अपान लेमडा, c अपान लेमडा, चूंकि न्यू बराबर c अपान लेमडा, तो बच्चों c से c काट दो तो कितना बचेगा? h अपान लेमडा बराबर mc। एक c से c कट गया, तो यहां से मैं लेमडा बराबर आपसे कह दूं तो लेमडा बराबर निकालो, ऊपर ले जाओ तो कितना बचेगा? यदि लेमडा को इधर ले जाओ तो h अपान m इंटू सी, और इसको आप समीकरण 3 दे सकते हो।
क्योंकि भाई ये तरंगदैर्ध्य का समीकरण है। जहां लैम्डा विकिरण की क्या हो सकती है बताओ, विकिरण की तरंगदैर्ध्य। जहां लैम्डा क्या बच्चों, विकिरण की तरंगदैर्ध्य है। अब आपको पता है कि द्रव्यमान गुणे वेग, किंतु m इंटू सी द्रव्यमान गुणे वेग संवेग होता है। क्या होता है, फोटान का संवेग। फोटान का संवेग होता है कि नहीं होता, फोटान का संवेग होता है, क्लियर है। तो समीकरण 3 से आप लिख सकते हो लैम्डा बराबर h अपान पी। ये भी आपका बच्चों एक तरंगदैर्ध्य का समीकरण है। किंतु यदि हम कह दें कि द्रव्यमान का कण भी वेग से गतिमान है, किंतु यदि हम द्रव्यमान का कण भी वेग से गतिमान है, तब जो हमारा वेग भी है सी है बच्चों, उसके जगह हम भी लिख सकते हैं समीकरण 3 से। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, h अपान एम भी। यही हमारा डी ब्रॉगली समीकरण है। चाहे आप समीकरण 3 की बात करो, समीकरण 4 की बात करो और समीकरण 5 की बात करो, किसी को भी आप ले लो, ये सभी के सभी डे ब्रॉगली यानी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए व्यंजक है। आज का जो टॉपिक है बच्चों, प्रकाश विद्युत सेल, जिसे फोटो सेल के नाम से भी जानते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं, इसके कार्यविधि को समझाइए। सबसे ज्यादा तो उपयोगी है बच्चों इसका उपयोग, कि प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो वो चीज आपको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझे कि प्रकाश विद्युत सेल यानी प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदले, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश में फोटान होता है, सबको पता है कि प्रकाश छोटे छोटे बंडल या पैकेट में पाए जाते हैं, उन पैकेटों को हम फोटान कहते हैं, इसलिए प्रकाश को फोटो सेल भी हम कह सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा को यदि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए, तो जिस युक्ति के माध्यम से हम यह प्रक्रिया कर सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सके, उस युक्ति या उस सेल को हम विद्युत सेल अर्थात प्रकाश विद्युत सेल कह सकते हैं। प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिसे हम फोटो सेल भी कहते हैं। क्योंकि भैया आपको पता है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल या पैकेट के रूप में पाया जाता है। इन बंडलों या पैकेटों को ही फोटान या क्वांटा कहा जाता है, इसलिए प्रकाश विद्युत सेल को फोटो सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा वर्णन करना है बच्चों, तो इसको बनाने के लिए अपन करते क्या है कि एक बल्ब दिख रहा है आपको, ये बल्ब जो दिख रहा है ये आपका क्वार्टज का बना होता है या तो कांच का बना होता है, जिससे प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश कर सके। साथ में इसके अंदर निर्वात रखते हैं, निर्वात मतलब किसी भी प्रकार का कोई माध्यम ना हो, वायु तो अंदर बिल्कुल ना हो। अब आप देखो यहां पर एक धातु का प्लेट, बेलनाकार प्लेट है सी, जो कि कैथोड का काम करता है, और एक छोटा सा सीधा वृत्ताकार, या कि आपको यहां पे सीधा मिलेगा या तो वृत्ताकार एक छोटा सा बल्ब लगा है। यहां पे देखो एक छोटा सा बल्ब है, ठीक है, सॉरी बल्ब नहीं कह सकते हैं, एक चालक तार कह सकते हैं, सबसे अच्छा बल्ब तो इसे हम बोल देंगे, तो इसे बल्ब नहीं दे सकते हैं, ये चालक तार ही होता है बच्चों। तो इसमें एक कांच का या क्वार्टज का एक बल्ब होता है जो अंदर पूर्णतः निर्वात होता है, मतलब यहां अंदर कोई माध्यम नहीं होती। इसके अंदर धातु की एक प्लेट सी होती है जो कि बेलनाकार होती है बच्चों। इसके समक्ष ही, इसके सीधे पर ही बल्ब में एक और सीधा या वृत्ताकार तार लगा रहता है ए, जो कि एनोड का कार्य करता है। यहां पे जो आपका बेलनाकार है ना धातु है या धातु की प्लेट है, वो कैथोड का कार्य कर रहा है बच्चों,
और इसके समक्ष, इसके सामने ही बल्ब के अंदर ही सीधा वृत्ताकार तार लगा रहता है कैपिटल ए, जो कि एनोड का कार्य करता है। इन दोनों कैथोड और एनोड को बाह्य परिपथ से जोड़ने के लिए इससे दो चालक तार निकाल दिए जाते हैं, जिससे बाह्य परिपथ में हम इसे जोड़ सकें। और देख सकते हैं बाह्य परिपथ, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे माइक्रोमीटर है, मतलब इसके माध्यम से कितना धारा बह सकता है, इसके लिए माइक्रोमीटर यहाँ पर लगा दिया गया है। और इसमें संकेतक के रूप में ये भी पता कर पाते हैं कि हाँ धारा परिपथ में बह रही या नहीं। अमीटर क्या है? धारा मापने का उपकरण है। तो माइक्रोमीटर मतलब अल्प धारा भी माप सकता है। विक्षेप यहाँ पे होगा, पता चलेगा कि कितनी एम्पियर इसमें धारा बह रही, कितने माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब बहुत, माइक्रो 10⁻⁻⁶ होता है ना, तो बहुत अल्प धारा भी माप सकता है। इसके लिए यहाँ पर एक माइक्रोमीटर लगा दिया जाता है। तो ये हो गया बनावट। बनावट में एक बार फिर से, कांच या क्वार्टज का बच्चों क्या है? एक बल्ब होता है जिसके अंदर पूर्णतः निर्वात होता है। इसमें बेलनाकार प्रकाश संवेदी धातु की प्लेट सी होती है जो कैथोड का कार्य करती है। और बच्चों एक सीधा या वृत्ताकार चालक तार ए होता है जो एनोड का कार्य करता है। इन दोनों को बाह्य परिपथ से जोड़ने के लिए दोनों के चालक तार बाहर निकले रहते हैं, जिसे हम बाह्य परिपथ में जोड़ सकते हैं। बाह्य परिपथ में बैटरी के साथ साथ आपका माइक्रोमीटर लगा होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? चलिए लिखना है बच्चों, तो लिख सकते हैं इसमें कांच या क्वार्टज का बना एक बल्ब होता है जिसके अंदर पूर्णतः निर्वात होता है। इसके भीतर एक अर्ध बेलनाकार प्रकाश संवेदी धातु की प्लेट सी होती है। यह प्लेट कैथोड का कार्य करती है। बल्ब में सीधा या वृत्ताकार तार ए लगा होता है जो एनोड का कार्य करता है। कैथोड सी और एनोड ए को बाह्य परिपथ से जोड़ने के लिए दोनों संबंधित एक एक तार बाहर निकाल देते हैं ताकि हम बाह्य परिपथ में बैटरी और माइक्रो एमीटर के साथ जोड़ सकें बच्चों। तो इतना हो गया इसकी परिभाषा और बनावट। अब इसके कार्य विधि के बारे में बात करते हैं कि कार्य विधि कार्य कैसे करता है। देखिए, चूंकि आपको ये जो कैथोड सी दिख रहा है, एनोड ए दिख रहा है, एक दूसरे से दूर दूर है, बिल्कुल एक दूसरे से संपर्क में नहीं है। और जब तक संपर्क में नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन का भाई संवहन नहीं हो सकता, ये सबको पता है। लेकिन इस विधि में हम इलेक्ट्रॉन का संवहन बिना संपर्क मतलब कराए ही इलेक्ट्रॉन का संवहन करा देंगे। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, वो कैसे? कि जैसे बच्चों यहाँ पे बैटरी जुड़ा है, बैटरी से मान लीजिए यहाँ पर ऋणात्मक विभव पर बनाया गया इसको, और यहाँ पे प्लस जुड़ा है, मतलब ये धनात्मक विभव पर होता है। बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना जरूरी है, बस इलेक्ट्रॉन बहने लग जाए। अब होता है क्या है कि ये जो कैथोड है बच्चों, इस पर प्रकाश किरणें आपतित की जाती है। क्वार्टज का या जो आपका कांच का बल्ब होता है, इसमें प्रकाश किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती है। और जब इसमें प्रवेश कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंचता है? कैथोड पर आपतित होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी किसी धातु की सतह पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है बच्चों। यही प्रक्रिया यहां पर भी है कि ये प्रकाश किरण हम कैथोड सी पर आपतित कराते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये ऋणात्मक विभव पर है, और जो आपका एनोड ए है वो धनात्मक विभव पर है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो जैसे ही प्रकाश किरण सी कैथोड पर आपतित होती है तो यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। अब चूंकि ए को धनात्मक विभव पर रखा जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलकर यहाँ पर चला तो परिपथ में धारा, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाह हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, तो परिपथ में धारा बहने लगती है। क्योंकि यह धारा बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए इसे माइक्रोमीटर की सहायता से पता कर पाते हैं। लेकिन इसको प्रवर्धित करके हम इस धारा को अन्य कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। और याद रखिएगा भाई साहब कि कैथोड हमेशा ऋणात्मक विभव पर होता है और एनोड जो हमेशा धनात्मक विभव पर होता है। यही है इसका कार्य विधि, और कुछ भी नहीं है। कि जब प्रकाश किरणें कैथोड पर आपतित होती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना सबको पता है कि प्रकाश किरणें आपतित होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है बच्चों। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ए पर जाएगा, ए धनात्मक विभव पर होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होते हैं। समझ रहे ना? इसलिए जैसे इलेक्ट्रॉन ए पर गया, परिपथ में धारा बहने लगी। क्योंकि यह धारा कमजोर है, माइक्रोमीटर से इसे पता कर पाते कितनी धारा बह रही है। इसका प्रवर्धन करके हम अन्य कार्यों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है बच्चों। कार्य विधि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। कार्य विधि में पूरा लिख के लाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। देख लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग। इनके उपयोग काफी महत्वपूर्ण है,
वो चीज हम चर्चा करेंगे। ठीक, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा सबसे पहले हम इसका उपयोग पढ़ेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, चोर घंटी के रूप में। चोर घंटी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे बच्चों, यहां पर थोड़ा समझाएंगे आपको। स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। तो देखो जरा, यहां पर चोर घंटी के रूप में हमने यहां पर पूरा का पूरा प्रकाश विद्युत सेल जोड़ रखा है। ठीक है, देखो जरा यहां पे देखो, ये बच्चों आपका एक अलग से घंटी लगा हुआ है, घंटी बजाने के लिए घंटी। लेकिन ये घंटी तभी बजेगा जब इसमें धारा बहेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अभी मान लो यहां पे जो ये स्विच है बंद है, क्योंकि इसके साथ जॉइंट नहीं है, इसको ये खींच कर रखा है। इसको खींच कर क्यों रखा है, क्योंकि ये कुंडली है और कुंडली में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है जिसके कारण अपनी ओर आकर्षित किया, इसलिए ये इसको खींच कर रखा है। जैसे यदि ये छोड़ दे तो ये जो कुंजी है यहाँ पे आके टच हो जाएगा एल पर, ये वाला भाग एल पर टच होगा और घंटी बजने लग जाएगी। पहले आप इतना कॉन्सेप्ट समझो कि अभी यहाँ पर ये अलग है, इसके पीछे का रीजन क्या है। यहाँ पर देखो जरा, ये जो एस वाला भाग है दिख रहा है ना, ये कुंडली से चिपका है। यदि इसमें जुड़ जाए तो चोर घंटी क्या होगी, बजने लगेगी। तो इसमें इसका कारण क्या है, क्योंकि ये अलग है, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है ना। चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न है, क्योंकि इसमें हमने धारा बहाया है, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है जिस कारण से खींचा है। अच्छा, इसमें धारा कहां से बह गया भाई, यहां से धारा बह रहा है। और धारा कैसे बह रहा है, जब इस पे प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, ये सबको पता है। प्रकाश किरण सी पर आपतित हो रही, इलेक्ट्रॉन यहां पर बह रहा है, यहां पे बैटरी जुड़ा है बच्चों, बैटरी के माध्यम से इस परिपथ में धारा बह रही, प्रवर्धक के माध्यम से धारा के मान को बढ़ाया गया और इसमें इस कुंडली में धारा प्रवाहित की गई। कुंडली में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गया और भैया चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जिसके कारण ये जो आपका कुंजी है ये इस ऊपर उठा हुआ नजर आता है, क्योंकि ये इधर टच है, इसलिए इस परिपथ में धारा नहीं बह रहा है, इसलिए घंटी नहीं बज रही है। सिंपल है और कुछ भी नहीं। अब होता क्या है, देखिए अब ये पूरा प्रोसेस समझ गए कि जब जब इसमें प्रकाश किरणें पड़ रही है, प्रकाश किरण यदि पड़ रही है तो सिंपल है, इसके कुंजी को खींच कर रखा है। इसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि यहां पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। जब ये ज्वाइंट नहीं है तो कहां से धारा बहेगी, और जब इसमें धारा नहीं बह रही तो बेल नहीं बज रहा है। लेकिन बच्चों इसका कनेक्शन काट दिया जाए अल्प समय के लिए, बिल्कुल मिनी सेकेंड के लिए, प्रकाश यहां से आना बंद हो जाए। जैसे प्रकाश आना बंद होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बंद, और जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बंद, धारा भी यहां बंद। जब धारा बंद तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समाप्त। और ये जैसे ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र खत्म तो ये आकर इसको टच कर देगा और ये घंटी बजने लगेगी। यही सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, यही सिद्धांत लागू होता है चोर घंटी में। देखो जैसे चोर दरवाजा के अंदर जाएगा, ठीक है, दरवाजा मतलब समझ रहे हैं ना, प्रकाश किरणें एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रही है। मैं आपको फिलहाल थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाता हूं। ये आपका गेट है बच्चों, ठीक है, ऐसा बना दिया जाता है कि यहां से जो आपका प्रकाश किरण है यहां से यहां पर आपतित हो, ठीक है, एक सिरे पर, या तो इधर से इधर, आप इधर ले लो चाहे इधर से इधर। जैसे इस व्यक्ति यहां से प्रवेश करेगा तो कुछ समय के लिए तो बिल्कुल है कि ये प्रकाश को रोक सकता है, अल्प मात्रा में रोकेगा कि नहीं। यदि व्यक्ति इस दरवाजे से अंदर प्रवेश कर रहा है, कुछ भी वस्तु रख दिया जाए ना, जरूरी नहीं कि व्यक्ति ही हो, कोई वस्तु ही अंदर जाए कि व्यक्ति ना जाए, कुछ वस्तु को अंदर तो ये प्रकाश किरणें रुकेंगी। जैसे ही प्रकाश किरण रुकी तो सी से, यहां पे सी है, कैथोड है, तो जैसे ही कैथोड पर प्रकाश किरण आपतित होना बंद हुआ, जैसे ही सी पर कैथोड, यहां पे कैथोड पर प्रकाश किरण आपतित होना बंद हुआ, वैसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बंद, परिपथ में धारा बंद। जब धारा बंद तो भैया यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स खत्म, चुंबकीय क्षेत्र खत्म, चुंबकीय क्षेत्र खत्म तो ये इसको छोड़ देता है, क्योंकि चुंबकत्व के कारण इसको खींच कर रखा है। लेकिन जैसे ही खत्म तो ये समाप्त हो जाता है। ये चीज बच्चों, ठीक, देखो जरा, जब कैथोड सी के ऊपर किरणें आपतित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। चूंकि एनोड धनात्मक विभव पर होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे प्रवर्धक की सहायता से प्रवर्धित कर रिले कर देते हैं, जिससे रिले क्रोड के को चुंबकित होकर नर्म लोहे की पट्टी एस को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। देखो मैं सब वही बता दिया, ये आकर्षित कर रखा है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे आगे देखो, जैसे ही चोर पराबैंगनी किरणों को काटता हुआ प्रवेश करता है, मतलब उस रास्ते से काट कर ही प्रवेश करेगा भाई। प्रकाश किरणें एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रही थी, जैसे अंदर प्रवेश करेगा तो काट देगा, तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, अतः क्रोड के का चुंबकत्व भी समाप्त हो जाता है, जिससे पट्टी एस स्प्रिंग के कारण एस से अलग होकर एल के संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार विद्युत घंटी का परिपथ पूर्ण हो जाता है और बजने लगता है। क्या बात है यार,
है ना, सिंपल है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बन जाएगा, आप लोग काफी होशियार हो, बनेगा। ठीक, और भी इसका बच्चों उपयोग किया जाता है टेलीविजन में। थोड़ा सा गले में खराश है इसलिए बीच बीच में खांसी भी आ जाती है बच्चों। टेलीविजन में भी इसका प्रयोग करते हैं। देखो, टेलीविजन में प्रेषक में प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। इस सेल की सहायता से प्रकाश विद्युत के किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश को विद्युत धारा के रूप में परिवर्तन किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में परिवर्तित कर वाहक तरंगों द्वारा दूर दूर तक भेजा जाता है। टेलीविजन रिसीवर इन तरंगों को पुनः प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे वस्तु दिखाई देने लगती है। तो ये टेलीविजन में भी प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा इसका डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप शार्ट तरीके से भी लिख लेते हैं कि इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, टेलीविजन में करते हैं, सिनेमा में ध्वनि उत्पादन में करते हैं, सड़क की बत्तियों को स्वचालित रूप से स्विच के रूप में करते हैं, अग्निसूचक घंटी के रूप में करते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत यहाँ पर जनित्र के रूप में किया जाता है। टेलीविजन कैमरे को दृश्य के क्रम वीक्षण में किया जाता है। तो 2-3 आपका उपयोग है ना बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर कांटेक्ट करेंगे। 100 रुपीज चार्ज 1 सब्जेक्ट के प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।